हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम। नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस सीरीज में हम लास्ट 15 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और साथ में उस चैप्टर को एनसीईआरटी से वन शॉट की तरह रिवाइज भी कर रहे हैं। तो लास्ट सेशन में हमने एनिमल किंगडम के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। 2020 तक के पीवाईक्यूज हमने कर लिए थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं हम, ठीक है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गलती थी बच्चों प्रीवियस सेशन में, जो यहाँ पर आपको करेक्ट करनी होगी। ये क्वेश्चन हमने किया था, देखो मैं तुम्हें अक्सर कहती हूँ कि बच्चों जरा सी भी अगर तुमने जल्दबाजी की ना कई बार क्वेश्चंस में और चारों ऑप्शंस नहीं पढ़े तो सिली मिस्टेक होने के हाई चांसेस वहां रहते हैं। जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो इससे जस्ट पहले मैंने तुमको एकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री समझाई थी और जैसे ही ये क्वेश्चन आया हमने कहा यार रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ एकाइनोडर्मेटा, क्योंकि दिमाग में सेट था कि रेडियल सिमेट्री और एडल्ट्स का जो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो एकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड होता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ध्यान है, मैंने फिर देखा जब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया तो मैंने देखा कि यार इस क्वेश्चन में मैंने बाकी तीनों ऑप्शंस पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अगर हम ध्यान देते तो हमें तुरंत दिख जाता कि यार सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा क्यों दे रखा है, इन दोनों में तो रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हो सके तो प्लीज इसको अपना हैबिट बनाना कि आप जो बाकी के तीन ऑप्शंस नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब एलिमिनेट कर रहे हो, उन पर भी एक नज़र डाल लेना। इस क्वेश्चन में हमने नहीं देखा था तो हमसे गलती हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किसके एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री नहीं होती और हमने यहाँ पर क्या टिक कर दिया ऑप्शन, हमने टिक कर दिया एकाइनोडर्मेटा। भाई एकाइनोडर्मेटा में तो रेडियल सिमेट्री होती है ना, टिनोफोरा सिलेंट्रेटा तो होते ही रेडियली सिमेट्रिकल हैं, चाहे आप इनका लार्वा देख लो चाहे एडल्ट देख लो। तो नहीं होती का आंसर क्या होगा, हेमीकॉर्डेटा, क्योंकि हेमीकॉर्डेटा एडवांस फाइलम है और एडवांस फाइलम में आपको पता है बायलैटरल सिमेट्री होती है एडल्ट्स में, लार्वा में, सभी में। ये एक अलग ही एक्सेप्शन था, उसकी बात अलग है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो प्लीज इसको करेक्ट कर लें बच्चों। दिस इज ऑप्शन 4 हेमीकॉर्डेटा, क्योंकि नॉट फाउंड इन पूछा है। और अब आई थिंक एग्जाम्पल भी आपको मिल गया होगा कि चारों ऑप्शंस को पढ़ना कितना जरूरी है। कई बार गलती होते होते बच जाती है अगर हम चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए कोई ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था बच्चों 2020 का वो ये था, ठीक है, इससे प्रीवियस सेशन में। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मैंने तुम्हें कहा भी था कि प्लीज़ इस थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, एनिमल किंगडम रिवाइज करके आ जाना, तो तुम्हें फटाफट आंसर्स मिलते जाएंगे, चीज़ें कोरिलेट कर पाओगे। होपफुली तुम पढ़कर आए होंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्टिव कैरेक्टर। आपको उस ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टरिस्टिक से मैच करना है सिंपली। ये तो तुम एकदम रट गया होगा, पाइला मॉलस्का में आता है और रेड्यूला मॉलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रिमेंबर ना, जो उनका एलिमेंट्री कैनाल में जो माउथ होता है वहाँ पर जैसे हमारे में टीथ होते हैं, वैसे उनमें टीथ के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको आप फीडिंग ऑर्गन या रास्पिंग ऑर्गन कहते हैं, और उसी से वो अपने फूड को च्यू करते हैं। तो रेड्यूला रेड्यूला एक्ट लाइक अ फीडिंग ऑर्गन और रास्पिंग ऑर्गन, ठीक है। सो रेड्यूला पाइला में होगा या किसी भी मॉलस्का में आप इसको टिक करेंगे। देन बॉम्बिक्स किसका साइंटिफिक नेम है, याद करो। बॉम्बिक्स आपको देखो आर्थ्रोपोडा में जनरली मैंने देखा है कि वैसे तो हम इस सीरीज में हर चैप्टर को टॉपिक वाइज लेते हैं, बट ये चैप्टर इसका थोड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ मुझे तुम्हें सबको मिला जुला कर बताना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं तुमने देखे वो पूरे चैप्टर से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अलग से अगर इंडिविजुअली पढ़ना है तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में अवेलेबल है, वहाँ पर आप इंडिविजुअली सारे फाइल पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखो इस पार्ट को देखना, तुम्हें इंसेक्ट्स के कॉमन नेम तो बहुत इजीली याद रहते हैं, बट उनके साइंटिफिक नेम भी तुम्हें याद करने होंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। हनी बी का पता होगा, एपिस इंडिका, पहले एपिकल्चर पढ़ते थे, अब तो कोर्स से हट गया है, ठीक है। बॉम्बिक्स किसका नाम है, सिल्क वॉर्म का, जो रेशम बनाने वाला कीड़ा है उसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स। और जो लाख की बैंगल्स वगैरह बनती है राजस्थान में तो बहुत फेमस है, तो वो लाख जो है वो एक इंसेक्ट के थ्रू हमें मिलता है, दैट इज लेसिफर, जिसको कि लैक इंसेक्ट कहा जाता है, ठीक है। किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तीनों ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं। देन ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं क्या जो बीमारियों को फैलाते हैं, पैथोजेंस को अपने में कैरी करते हैं, यानी कि वेक्टर हैं, बिल्कुल हैं। एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज, तीनों मॉस्किटोज हैं। चलो बताओ इन तीनों से कौन कौन सी बीमारियां स्प्रेड होती हैं, किसको याद है? एनोफिलीज तो सबको पता होगा, मलेरिया का वेक्टर है, बट मलेरिया क्यों हो रहा है इसके थ्रू, ये पैथोजन नहीं है बच्चों। वेक्टर और पैथोजन में फर्क पता है ना आपको? वेक्टर वो होता है जो पैथोजन को कैरी करे,
और हमारी बॉडी में छोड़ दे और पैथोजन की वजह से फिर हमें डिजीज होती है। तो मलेरिया का पैथोजन पूछेंगे तो प्लाज्मोडियम, पर उसका वेक्टर पूछेंगे तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। सभी में फीमेल मॉस्किटोज ही हमें बीमारियां फैलाती हैं, बिकॉज यू नो कि मेल मॉस्किटोज हमें काटते ही नहीं है। जो हमें मच्छर काटता है, बोलते हैं ना मच्छर काटता है, हमें बोलना चाहिए मच्छर काटती है, क्योंकि मेल मॉस्किटोज का जो डंक है, जो स्टिंग है, वो आगे से तीखा नहीं होता, आगे से पर्सिंग नहीं होता। तो वो सब तो है ना जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, नेक्टर वगैरह जो भी है, वॉटेवर प्लांट का सैप वगैरह, उन पे फीड करते हैं मेल मॉस्किटोज। और जो फीमेल मॉस्किटोज हैं उनका स्टिंग आगे से तीखा होता है, वो हमारी मैमल्स की जो स्किन है जो थोड़ी मोटी है उसको पर्स कर सकती हैं और अंदर तक खून चूस के निकाल सकती हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि फीमेल मॉस्किटोज ही हमें बाइट करती हैं। दैट्स वाई जितनी भी बीमारियां आप पढ़ते हैं जिनके भी वेक्टर्स मॉस्किटोज हैं वो फीमेल मॉस्किटोज हैं, ना कि मेल मॉस्किटोज। सिंपल है, याद रखना, ठीक है। तो एनोफिलीज से मलेरिया हो गया। क्यूलेक्स किसको याद है भाई? एलिफेंटियासिस डिजीज याद है, जिसमें पैर फूल के हाथी के पैर जितना मोटा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो किससे होती है वो बीमारी? एलिफेंटियासिस का दूसरा नाम है फिलेरियासिस। तो वो होती है फिलेरियल वॉर्म से। इसी चैप्टर में एस्कैरिस के साथ आप फिलेरियल वॉर्म को पढ़ते हो, यानी फिलेरियल वॉर्म एस्केहेल्मिन्थीस का मेंबर है। और फिलेरियल वॉर्म का साइंटिफिक नेम है व्यूचेरेरिया, जिसकी 2 स्पीशीज दे रखी हैं 12th में, ब्रैंकोफ्टाई एंड मेलेई, ठीक है। तो एलिफेंटियासिस किससे होता है? फिलेरियासिस किससे होता है? फिलेरियल वॉर्म से, व्यूचेरेरिया से। उस व्यूचेरेरिया को कौन कैरी करता है? ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जब भी ये हमें बाइट करेगी तो व्यूचेरेरिया गिफ्ट में दे जाएगी और वो हमारी बॉडी में क्रॉनिकली कई सालों तक पड़ा रहता है और धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन करता रहता है। लोअर लिम्ब से इन्फेक्शन शुरू होता है, इन्फ्लेमेशन शुरू होता है और धीरे धीरे स्क्रॉटम, अपर ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबको इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। एंड लास्ट है एडीज। एडीज में जो एडीज आपने ऐड देखा होगा, डेंगू वगैरह जब बढ़ जाता है तो बोलते हैं हम एडीज मच्छर हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इस तरह का कुछ आता है ऐड, मैंने देखा था 1-2 बार, ठीक है। तो एडीज मॉस्किटोज जो हैं वो डेंगू एंड चिकनगुनिया दोनों के ही वेक्टर हैं, ध्यान रखना। डेंगू एंड चिकनगुनिया दोनों वायरल डिजीज हैं बच्चों। ये कई बार आप कोरिलेट नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि आपको लगता है मच्छर के काटने से होती है, वायरस का क्या रोल। तो यहाँ पर मच्छर अपने साथ वायरस को कैरी कर रहा है। डेंगू का वायरस अलग है, चिकनगुनिया का वायरस अलग है। अगर ऐसा मच्छर, ऐसा फीमेल एडीज जो इन्हें कैरी कर रहा है हमें काट ले तो हमें डेंगू एंड चिकनगुनिया होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों वेक्टर्स में याद रखेंगे आप। ग्रेगेरियस पेस्ट कल भी, मतलब प्रीवियस सेशन में भी हमने किया था। टिड्डा जो होता है, टिड्डी जो दल में अटैक करता है क्रॉप्स वगैरह पे, सो पेस्ट है लोकस्टा या लॉकस्ट। इसका फोटोग्राफ भी आपकी बुक में दे रखा है, ये रहा लॉकस्ट, ये रहा, दिस इज, ठीक है। देन उसके अलावा लिविंग फॉसिल का पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, लिम्यूलस दैट इज किंग क्रैब, ओके। बाई चांस फोटोग्राफ पे वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन, इसमें ध्यान रखना, कई बार तुम भूल जाते हो। प्रॉन, प्रॉन है तो आर्थ्रोपोडा का मेंबर, पर प्रॉन इंसेक्ट नहीं है बच्चों। मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि हम सोचते हैं कि आर्थ्रोपोडा इज इक्वल टू इंसेक्ट, ऐसा नहीं है। आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है और उसमें 6 अलग अलग ऑर्डर आते हैं, उनमें मतलब क्लास आते हैं, उनमें से एक क्लास है इंसेक्टा। तो बहुत सारे इसके ज़्यादातर जो आप एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं ना वो सब इंसेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो क्रैब है, प्रॉन है, ये इंसेक्ट्स नहीं है बच्चों, ये पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड हैं। क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने तुम्हें पढ़ा रखे हैं। और ये सब आते हैं किसमें? क्रस्टेशियंस में। तुम्हारी एनसीईआरटी में देखो कहीं पे ये नाम नहीं लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मैंने तुम्हें 3 बताए थे आर्थ्रोपोडा को याद रखने के लिए। एक तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं क्रस्टेशियंस, जिनकी बॉडी क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट होती है उसकी तरह हार्ड होती है। आप क्रैब की देखो ऊपर की बॉडी कितनी हार्ड होती है, या आप प्रॉन्स में देख लो, है ना। तो और ये सब पानी में रहते हैं, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, क्रस्टेशियन। अभी दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, फटाफट देख लो, जैसे तुम्हें एग्जांपल्स में गलती नहीं होगी। तो पानी में रहने वाले, टफ स्किन वाले, क्योंकि इनमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। भाई आप पढ़ते हो ना कि आर्थ्रोपोडा में काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। काइटिन का एक्सोस्केलेटन तो सब में है, बट साथ में अगर एक्सोस्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट भी है तो फिर वो उसे और ज़्यादा टफ बना देगा, क्रस्ट की तरह। दैट्स वाई क्रस्टेशियन। बहुत बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, क्रस्टेशियंस को ना मॉलस्का में कराते हैं। क्रस्टेशियंस का एग्जाम्पल कई बार मॉलस्का के साथ मिक्स कर देते हैं, क्योंकि मॉलस्का में एक टर्म आती है सिफेलोपोडा। सिफेलो यानी सिर, पोडा यानी पैर, सिर पे पैर, जैसे कि ऑक्टोपस में होते हैं, उनमें हेड और लेग्स फ्यूज रहता है, इसलिए उनको सिफेलोपोडा बोलते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा अलग है, वो हमने देखा था लास्ट सेशन में, है ना। तो सिफेलोकॉर्डेटा अलग है, सिफेलोपोडा मॉलस्का में आएगा, ऑक्टोपस हो गया, लॉलीगो हो गए, स्क्विड्स हो गए, लॉस, LOS से याद कर रखा है हमने।
एंड क्रस्टेशियंस हमेशा किस में रखेंगे आप, आर्थ्रोपोडा में, जो कि पानी में रहते हैं और उनकी जो स्किन है, आउटर कवरिंग है, वो बहुत ज़्यादा टफ है ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें दो एग्जाम्पल्स तो याद रखेंगे ही रखेंगे आप लोग, एक तो क्रैब और एक प्रॉन, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं बट मैं अभी शॉर्ट में आपको दो ही बता रही हूँ, ठीक है। देन दूसरा इसमें आप इंसेक्ट्स याद रखेंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, जो भी सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ते हैं वो इंसेक्ट्स के ही हैं। और तीसरा एक वर्ड याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में आ जाता है, एरेक्निडा। यहाँ तो नहीं दिया एरेक्निड्स, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है ये वर्ड। एरेक्निड्स भी एक क्लास है अलग से आर्थ्रोपोडा की, और एरेक्निड्स में मैंने आपको दो ही एग्जाम्पल्स याद करवा रखे हैं, एसएस, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, जो मकड़ी हैं और जो बिच्छू हैं, ये स्कॉर्पियन, ये दोनों इंसेक्ट नहीं है, दोनों आर्थ्रोपोडा तो हैं बट ये दोनों एरेक्निड्स में आते हैं। वैसे इसमें टिक्स एंड माइट्स भी आता है बट चलेगा, वो आप नहीं भी याद करेंगे तो पूछते नहीं है ज़्यादा। तो स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन को अलग से याद रखेंगे, क्रैब प्रॉन को अलग से याद रखेंगे, और बाकी जो मोस्टली आप पढ़ते हैं वो सब आप मान के चलो इंसेक्ट्स में आता है। और भी 3 क्लासेस इनकी और हैं बट वो अब नहीं पूछी जाती हैं, वो मिलीपीड, जूलस वगैरह की क्लास है, बट वो सेंटीपीड वगैरह की, बट वो तुमसे नहीं पूछी जाती तो मैं नहीं पढ़ाती अब, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरह से आपको आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन लर्न करना है। मैंने अपनी टारगेट 360 वाली सीरीज में पूरा पढ़ा रखा है। डन? समझ में आ गया क्या आप लोगों को? तो प्लीज़ आप आर्थ्रोपोडा एंड मॉलस्का के एग्जाम्पल्स मिक्स नहीं करेंगे बच्चों, ये मिक्स हो जाते हैं, मैंने देखा है, और आपके अननेसेसरी मार्क्स कट हो जाते हैं। एक बार हम मॉलस्का के एग्जाम्पल भी साथ में रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम मॉलस्का में देखें तो मॉलस्का में आप एग्जाम्पल्स में देखो कैसे याद करोगे, LOS, लॉस को साथ में याद करना, ये जो है ना LOS का मतलब हो जाता है L यानी लॉलीगो, O यानी ऑक्टोपस और S यानी सीपिया। इनके कॉमन नेम भी याद करेंगे, इनके साइंटिफिक नेम भी याद करेंगे। इन तीनों का डायग्राम अगर आप देखेंगे तो तीनों में लेग्स जो हैं वो सिर के ऊपर हैं, फ्यूज हैं। ऑक्टोपस में कैसे होता है, हेड के ऊपर 8 पैर लगे रहते हैं, तो इसलिए इनको सिफेलोपोडा कहते हैं। तो सिफेलोपोडा बिलोंग्स टू मॉलस्का, गड़बड़ नहीं करना है, मॉलस्का। और ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इन सिफेलोपोडा में नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि मॉलस्का में एक्सोस्केलेटन होता है, शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, है ना। तो इन तीनों में नहीं होता। बहुत ईजी है, लॉस, तो लॉस यानी दे लॉस देयर एक्सटर्नल शेल, जो एक्सटर्नल शेल है वो इनकी बॉडी में नहीं होता। कुछ मॉलस्का में इंटरनल शेल होता है बट उसकी डिटेल में मत जाओ, वो तुमसे नहीं पूछते, बट यस एक्सटर्नल शेल। ऑक्टोपस में कहाँ कोई शेल देखा है आपने? ऑक्टोपस सॉफ्ट बॉडीड है बट उनमें शेल नहीं है। सेम यही कहानी लॉलीगो की है, सेम यही कहानी स्क्विड्स की है, ठीक है। डन? स्क्विड मतलब स्क्विड तो हो गया था, सॉरी, सीपिया इज द कटल फिश, ठीक है। अब देखो कई बार हम सीपिया को क्या करते हैं, सॉ फिश के साथ मिक्स कर देते हैं। प्रिस्टिस सॉ फिश वो ट्रू फिशेज में आती है, सीपिया कटल फिश ये मॉलस्का है, ये ट्रू फिश नहीं है। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि कैसे इतनी सारी चीज़ें आप याद करोगे। तो सबसे पहली बात तो स्ट्रिक्ट रहना, इस चैप्टर में आउट ऑफ एनसीईआरटी मत जाना, चाहे तुम्हें कहीं भी कितने भी एग्जाम्पल पढ़ा दिए जाएं, जस्ट फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स गिवन इन एनसीईआरटी, वही पूछे जाते हैं। आप लास्ट सालों के पेपर उठा के देख लो, हम कर ही रहे हैं, PYQs तुम्हारे सामने है। अभी तक कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं आया, हाँ पुराने ईयर्स में आता था, कोई 1-2 क्वेश्चन में तुम्हें मिल जाएगा, लास्ट 5-6 सालों में तो बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। एंड पहली बात आप स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एंड दूसरी बात यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। आप कितनी भी ट्रिक्स बना लो, मैंने देखा है अगर आप उनको रिवाइज नहीं करोगे तो आप ट्रिक्स भी भूल जाओगे, आप ये भी भूल जाओगे एग्जाम में कि यार इसके लिए क्या ट्रिक थी या इसकी क्या फुल फॉर्म थी। दैट्स वाई द ओनली मेथड टू मेमोराइज दिस चैप्टर इज रिवाइज एंड रिवाइज अगेन। अब तो फरवरी एंड आ गया, तो मार्च अप्रैल 2 महीने बचे हैं तुम्हारे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, तो तुम अच्छे से रिवाइज करते जाओ, देखना तुम्हें नीट में आराम से इसके क्वेश्चन बन जाएंगे तुमसे, ठीक है। 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अभी देखा ना हमने 2024 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ गए थे, तो आप छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार 2 भी पूछ लेते हैं, फिक्स नहीं है, बट यस 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलो, ठीक है। तो पाइला को मैच कर लिया हमने, अच्छा 1 मिनट सॉरी, हम रिवाइज कर रहे थे ना एग्जाम्पल, तो लॉस तो हमने याद कर ही लिया, बाकी पाइला, एप्पल, स्नेल सबको पता है, पर्ल ऑयस्टर को पिंक टेड़ा कहते हैं, प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन किया था उसमें ये पूछा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा दांत के जैसा दिखता है, बिल्कुल हाथी के दांत के जैसा, डेंटेलियम, टस्क शेल बोलते हैं उसको, एप्लाइसिया खरगोश के जैसा दिखता है, सो सी हेयर, उसका जो मुंह है आगे से वो खरगोश जैसा दिखता है। एंड कीटोप्लूरा इज काइटन, ये भी कई बार भूल जाते हैं आप, कीटोप्लूरा को हो सकता है आपको एग्जाम में लगे और आप टीनोफोरा में टिक करके आ जाएं। टीनोफोरा शुरू में सिलेंट्रेटा के साथ एक फाइलम है ना, टीनोफोरा में टीनोप्लेना आता है, ये है कीटोप्लूरा। ऐसे आपको अपने दिमाग को अलर्ट करना होगा, रिवीजन कराते वक्त आपको सोचना होगा कि यार इससे मिलती जुलती टर्म कहाँ पढ़ी है। जितनी बार आपके दिमाग में भरती जाएगी वो चीज़, उतनी गलती का चांस कम होता जाएगा, ठीक है।
क्लियर? इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, जो बच्चे मुझे बार बार कहते हैं ना मैम हमको पूरे वन शॉट करा दो, थ्योरी करा दो, थ्योरी को करने से कुछ नहीं होगा। ये लास्ट 2 महीने आपको पूरा मिक्स प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चंस भी करते चलो, थ्योरी भी पढ़ते चलो, और थ्योरी को थोड़ा लॉजिकली पढ़ो जिससे तुम्हारे क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक है? क्लियर? तो इसको पाइला को रेड्यूला से मैच कर लिया, बॉम्बिक्स को किससे मैच करें? बॉम्बिक्स अभी देखा हमने, रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म, तो सिल्क वॉर्म में आपको क्या मिलेगी? इंसेक्ट है ना, तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। तुम सोचोगे या तो हमने कॉकरोच में पढ़ी है, बट कॉकरोच भी इंसेक्ट है और बॉम्बिक्स भी इंसेक्ट है, तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल से कर दो। प्लूरोब्रैकिया को किससे करें? प्लूरोब्रैकिया, बताओ ये कहाँ पढ़ा था हमने, याद आया तुम्हें? टीनोफोरा में, तो कोम्प्लेट से करेंगे। और टीनिया, फ्लैट वॉर्म तो सबको पता है, फ्लेम सेल्स, ठीक है? तो ए का थर्ड, अब कई बार आप ऐसे मैच करके रख लेते हो और यहाँ पढ़ते वक्त ए का फोर्थ पढ़ लेते हो, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो डी का फर्स्ट देख लेती हूँ मैं, डी का फर्स्ट, ए का थर्ड, 2 ऑप्शंस में है, सो हमें सारे देखने पड़ेंगे यहाँ पर। बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ, ये रहा बी फोर्थ, एंड दिस वन, दिस इज द करेक्ट वन। एक बार और देख लो प्लीज, ए का थर्ड है, बी मैचेस विद फोर्थ, सी मैचेस विद सेकेंड, एंड डी विद फर्स्ट, ठीक है? डन हो गया ये क्वेश्चन, क्लियर आप लोगों को? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन में आपसे अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। देखो नीट 2019 का उड़ीसा में पूछा गया था। आपको यहाँ पर फाइला को, अच्छा फाइलम से मैच करना है, ठीक है? एग्जाम्पल किस फाइला से बिलोंग करता है, यू हैव टू सी। ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा आपको ध्यान है ब्रिटल स्टार का साइंटिफिक नेम है। देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी बच्चों, अगर आप कई बार साइंटिफिक नेम से उसका फाइलम मैच नहीं कर पा रहे हो ना, और आपको उसका कॉमन नेम याद आ जाए, क्योंकि कॉमन नेम हमें बहुत इजीली याद रहते हैं कि यार किस फाइलम में कौन सा एनिमल आता है, ठीक है? तो ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार याद आते ही यू कैन मतलब कोरिलेट कि यार स्टारफिश वाला फाइलम है, तो इजीली आप उसको इकाइनोडर्मेटा से मैच कर सकते हो, ठीक है? फाइसेलिया अगेन पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर हो सकता है, एक बार को आप फाइसेलिया को आपका दिमाग पायला पड़ जाए, आप मॉलस्का से मैच कर दो, बट अगर कॉमन नेम के साथ रखोगे जैसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, तो याद आ जाएगा यार ये हमने सीलेंट्रेटा में पढ़ा था, ठीक है? पिंक टेड़ा ये भी हमने पढ़ा, पर्ल ऑयस्टर मोती जिससे हमें मिलता है, तो दैट इज मॉलस्का। और प्लेनेरिया तो सबको पता ही है, फ्लैटवॉर्म यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज में आएगा, ठीक है? सो फर्स्ट को थर्ड से मैच करना है, 2 ऑप्शंस में दिया है, सेकेंड का फोर्थ दोनों में सेम है, सो वी हैव टू गो विथ थर्ड फर्स्ट, सो ऑप्शन 2, ठीक है? फोर्थ का सेकेंड, डन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मैंने तुम्हें बताया था प्रीवियस सेशन में कि अगर किसी भी एनिमल के लाइफ साइकिल में पहले लार्वा बनता है और लार्वा से एडल्ट बनता है, तो हम इस तरह के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, क्योंकि लार्वल स्टेज का आना क्या बताता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक इनडायरेक्ट स्टेज आ रही है, तो ऐसे डेवलपमेंट को आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और जब लार्वा एडल्ट में बदलता है ना बच्चों, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है? तो बहुत सीधी सी बात है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एनिमल लार्वा नहीं बनाएगा, यानी कि किस एनिमल में डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको मिलेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। अब हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं याद रहती, मैंने देखा है इस चैप्टर में कि किस में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, किस में इनडायरेक्ट है, पर थोड़ा सा अगर आप लार्वा के साथ उस चीज़ को मैच करके पढ़ेंगे ना, तो आपको ध्यान आ जाएगा। आपको ये बताना है डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, यानी आपको वो एनिमल चुनना है जो लार्वा नहीं बनाते, इन विच नो लार्वा इज प्रेजेंट, ठीक है? तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो मॉथ्स, सबसे पहले इंसेक्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। मॉथ्स तो आपको पता है इंसेक्ट्स में आते हैं, तो लार्वा बनाएंगे ही बनाएंगे, तो ये तो हम हटा दें आंसर, ठीक है? स्टारफिश में हम तो पढ़ते ही हैं, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, और इकाइनोडर्मेटा में आप बोलते हो कि लार्वा में सिमेट्री अलग होती है, एडल्ट में अलग होती है, तो यहाँ भी लार्वा बनेगा। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन, अर्थवॉर्म और ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेट इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको बताया था यूरोकॉर्डेट्स का नाम है ना? यूरोकॉर्डेट्स को ही ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा में बॉडी पर एक ट्यूनिसन नाम की कवरिंग होती है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो यूरोकॉर्डेटा के बारे में तुम्हें कोई डिटेल नहीं दी है, सिर्फ एक लाइन लिख रखी है कि भाई यूरो मतलब, मैंने आपको बताया था टेल, तो नोटोकॉर्ड इनकी लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। बट मैंने तुमको एक पॉइंट इसमें बताया था, हाँ चलो इसी पॉइंट से कर लेते हैं, लो यहीं पर तुम्हारा आंसर क्लियर हो गया कि यूरोकॉर्डेटा में लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, तो इसका मतलब यहीं से क्लियर हो रहा है कि ये लार्वा बनाते हैं। मैंने एक पॉइंट और तुम्हें बताया था कि इनका लार्वा ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि उसके पास नोटोकॉर्ड है, जबकि एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं है, तो ये एक तरह का रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। तो अगर तुम्हें इतनी सी भी लाइन याद है कि हाँ यार इसके लार्वल टेल में होती है, तो बहुत सीधी सी बात है, ये भी लार्वा बनाता है, तो इसको भी हटा दो। तो वो कौन सा एनिमल है जिसमें लार्वा नहीं बनता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है? सो आपको आंसर मिल गया अपना अर्थवॉर्म, ठीक है? वैसे अब अर्थवॉर्म तुम डिटेल में पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में था पुरानी वाली में, बट पूछा नहीं जाता था,
तो पढ़ते नहीं है, बट अगर अर्थवॉर्म पढ़ रखा होता तो वहाँ से भी तुम्हें बिल्कुल क्लियरली याद आ जाता कि यार अर्थवॉर्म में लार्वा जैसी कोई स्टेज नहीं बनती। ठीक है, डन। सो विच एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, यानी जो लार्वा नहीं बनाता, यानी जो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, उसका आंसर हो जाएगा अर्थवॉर्म। बाकी तीनों में लार्वा है, लार्वा होने का मतलब एक इनडायरेक्ट स्टेज है, तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेशन में भी किया था। मैंने तुम्हें बताया था एक तो इंसेक्ट्स में और एक बर्ड्स में ध्यान रखना। एलिमेंट्री कैनाल में 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं, स्टमक की जगह क्रॉप होता है जिसमें खाना स्टोर होता है, क्रॉप के जस्ट नीचे मिक्सर ग्राइंडर जैसा गिजर्ड होता है जिसमें फूड की च्यूइंग होती है, मतलब च्यूइंग क्या, ग्राइंडिंग होती है। ठीक है, तो क्रॉप एंड गिजर्ड इंसेक्ट्स में याद रखेंगे सब बच्चे, एंड बर्ड्स में याद रखेंगे। तो आप देख लो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया है, एव्स दिया है, सो ऑप्शन 3। इंसेक्ट्स में भी होता है, कॉकरोच में जो भी इंसेक्ट्स हैं, अगर वो भी साथ में होता तो हम उसे भी टिक करते। नेक्स्ट, विच एनिमल इज नॉट अ होम्योथर्मिक एनिमल। अब ये वाला क्राइटेरिया तुम्हें पता है क्या? अगर तुम वर्टिब्रेट्स की बात करो बच्चों, तो वर्टिब्रेट्स में मैंने तुम्हें बताया था परम आता है, पाइसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमेलिया। बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं कि एव्स एंड मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स दोनों के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी दोनों में ही ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहता है। तो दोनों अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रख सकते हैं क्योंकि दोनों कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ऑर्गन्स को। ठीक है, सो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जिनमें रहता है उन्हीं को हम कहते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स। होम्योथर्मिक के लिए एक और टर्म यहीं पे बता देती हूँ मैं तुम्हें, एंडोथर्मिक भी कहते हैं बच्चों इनको, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर उन पे करता तो एक्टोथर्मिक, नहीं कर रहा है, इंटरनली है तो एंडोथर्मिक। और इन्हीं का एक नाम और है वार्म ब्लडेड एनिमल। अगर तुम हमारा ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर देखोगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, वार्म, दैट्स वाई वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, बाकी ये जो 3 हैं इनमें से फिशेज में 2 चैम्बर्ड, इसमें 3 चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड विद पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल। तो तीनों में ही चैम्बर्स तो अलग अलग हैं, बट तीनों में बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इसलिए इन तीनों को हम कहते हैं पॉइकिलोथर्मिक या एक्टोथर्मिक, एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड है, या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इनका जो बॉडी टेम्परेचर का रेंज है भाई फिक्स तो है नहीं, एक रेंज में चेंज होता है, जैसे मान लो 15 से 25 डिग्री के बीच में या अलग अलग जो भी है, तो वो थोड़ा कोल्ड की तरफ है, दैट्स वाई कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को लॉजिकली याद रखेंगे। तो आपसे पूछा है कौन होम्योथर्मिक नहीं है, यानी आपको ये बताना है कौन पॉइकिलोथर्मिक है। तो पॉइकिलोथर्मिक में ये 3 आते हैं। मैक्रोपस याद है, कैंगरू का नाम है, तो ये तो हटा दो, मैमल है। मकाका और मैक्रोपस को मिक्स मत करना, मैक्रोपस कैंगरू, मकाका मंकी दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। कैलॉन रेप्टाइल है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। कैमिलस कैमल, सेटैक्युला बर्ड है, सो ये भी हटा देते हैं, तो आंसर इज कैलॉन। ठीक है, आगे बढ़े। सबने साइंटिफिक नेम्स रिवाइज कर लिए बर्ड्स के, बार बार पढ़ने हैं आपको, बर्ड्स के साइंटिफिक नेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट। एक ऐसा कैरेक्टर आपको बताना है जो हेमिकॉर्डेटा में भी और कॉर्डेटा में भी है। चलो देखते हैं। वेंट्रल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, हमने पढ़ा है कि नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स में होती है, पर कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स की नर्व कॉर्ड अलग अलग है ना। जो नॉन, हमारे पास तो कैसी नर्व कॉर्ड है, पीछे यानी डॉर्सल है, सिंगल है और हॉलो है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होती है, डबल होती है और सॉलिड होती है। तो ये तो हम हटा दें ऑप्शन। फेरिंग्स विद गिल स्लेट्स, वैसे मैंने तुम्हें बता दिया था प्रीवियस सेशन में ही कि एक ऐसा फीचर है जो हेमिकॉर्डेटा में है, बताया था ना जब मैं तुम्हें कॉर्डेट्स पढ़ा रही थी इससे प्रीवियस सेशन में, कि कॉर्डेट्स में ये 4 चीज़ें होती हैं। और यहीं पे मैंने तुम्हें लिखवाया था कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं तुम्हें गिल स्लिट्स मिलेंगे, किसी भी नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट नहीं मिलेंगे, लेकिन हेमिकॉर्डेटा इस बात का एक्सेप्शन है क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में बच्चों गिल स्लिट्स होते हैं। एनसीईआरटी में दिया है कि तुम्हारे रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स दिया है, यहाँ पर आप इसको गिल स्लिट्स कर लेना, इनमें गिल स्लिट्स भी होते हैं। ठीक है, बाद में हो सकता है वो अडल्ट में गिल्स में बदल जाते होंगे, बट येस दे हैव गिल स्लिट्स। तो येस दिस इज द कॉमन फीचर। ठीक है, फेरिंग से तो हटाई दो, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हटाई दो। ठीक है, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। तो एक्वेटिक मैमल्स पानी में रहने वाले मैमल्स तुम्हें पता है, डॉल्फिन सही है, सील सही है, ट्राइगॉन मैमल है क्या, ट्राइगॉन इज अ फिश है ना, ट्राइगॉन एंड टॉर्पिडो, टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे, ट्राइगॉन जी स्टिंग रे,
ऐसे आपको आलस नहीं करना है कि यार छोड़ो ना ट्राइगन, हमें ध्यान नहीं आ रहा कौन है, नहीं ध्यान आ रहा, बुक उठाओ अपनी एनसीईआरटी में खोजो कहाँ है वो एग्जाम्पल, कहाँ है उसका नाम, तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का रियल बेनिफिट तुम्हें मिलेगा। ठीक है, वेल सही है, डॉल्फिन सही है, सील सही है, तीनों मैमल्स ही है ना। कोई बच्चा डॉल्फिन को फिश तो नहीं समझता, डॉल्फिन इज अ मैमल। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन देखने की जरूरत है ही नहीं हमें, ट्राइगोन हटा दो, शार्क्स हटा दो। ठीक है, आगे बढ़े। विच रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। हाँ बच्चों, ये 2017 में एक थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आपको हॉर्स का ऑर्डर पूछा गया जो कि आप नहीं पढ़ते हैं, तो जस्ट मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। दिस इज पेरिसोडैक्टाइला, ये हॉर्स का ऑर्डर है। ठीक है, बट प्लीज़ आप इसके लिए फिर पूरा क्लासिफिकेशन मत उठा के बैठ जाना, बाई चांस से क्वेश्चन पूछ लिया था। अब बाकी आपने देखा अभी 2018 से जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं किसी में भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आया है। ठीक है, और फिर भी चलो अगर तुम्हारा दिमाग कहता है कि यार 1% आ भी गया तो वो 90 में से एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है। प्लीज़ उस एक क्वेश्चन पे फोकस मत करो, जो 89 क्वेश्चंस तुम सही करके आ सकते हो, पता है तुम्हें किस सिलेबस से आने वाले हैं, उन पर फोकस करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पॉरीफेरन्स द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल। ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि जो पॉरीफेरा है, जो सबसे पहला फाइलम है, स्पॉन्जेस जिन्हें आप कहते हैं, उनके पास एक बहुत स्पेशल सेल होती है बच्चों, किसी को भी नहीं भूलना है, पूछा जाता है कोएनोसाइट्स। ठीक है, मैंने आपको एक डायग्राम बनवा रखा है कि जब हम स्पॉन्ज में इंटरनली देखेंगे उनकी लेयर को, तो इंटरनल लेयर में उनके पास एक ऐसी सेल होती है, हर सेल पे एक एक फ्लैजिला लगी रहती है। ये मैं इंटरनल लेयर बना रही हूँ, आउटर लेयर अलग होती है। ठीक है, इन फ्लैजिलेटेड सेल्स को कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये जो बीच में खाली जगह है ना पूरी स्पॉन्जोसील, तो स्पॉन्जोसील की लाइनिंग बना रही है ये कॉलर की तरह, दैट्स वाई कॉलर सेल्स। ठीक है, ध्यान रहेगा, इन्हीं कोएनोसाइट्स की वजह से जब ऑस्टिया से पानी अंदर एंटर करता है तो वो पानी इन्हीं से बाहर क्यों नहीं निकलता, क्योंकि ये सारे फ्लैजिला ऐसे ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं, सब तरफ फ्लैजिला लगे ऐसे ऊपर की तरफ, और पानी को ऑस्क्यूलम से, जो बाहर ऊपर बड़ा पोर होता है ऑस्क्यूलम, उससे बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्लियर। सो कोएनोसाइट्स आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तुमसे। 2016 का क्वेश्चन पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल मैमल्स आर विविपैरस। गलती से जल्दीबाजी में सही मत कर देना। येस, विविपैरिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, बट 2 एक्सेप्शंस भी हैं ओवीपेरस मैमल्स के, आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, प्लीज टिक कर लेना। ओवीपेरस मैमल्स में आता है इकिडना एंड प्लैटिपस, इकिडना एंड प्लैटिपस, बिल्कुल आखिरी पेज पर चले जाओ इस चैप्टर के, वहाँ मैमल्स में क्लियरली एक्सेप्शन दे रखे हैं। ये रहा, एक ही एक्सेप्शन दे रखा है, प्लैटिपस का नाम दे रखा है ओनली, दैट इज ऑर्निथोरिंकस, यहाँ पे ऐड कर लेना एंड इकिडना, इकिडना। ठीक है, इकिडना भी याद रखना है आपको, स्पाइनी एंटीटर, एंड्स को खाता है, स्पाइनी बॉडी होती है, इसलिए इसको कॉमनली स्पाइनी एंटीटर भी बोलते हैं। ठीक, सो प्लैटिपस एंड इकिडना दोनों याद रखने हैं आपको। जब पढ़ाया था मैंने उस सीरीज में, आपको इनके फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे। ऑल साइक्लोस्टोम, लास्ट सेशन में हमने साइक्लोस्टोम को डिटेल में रिवाइज किया था। जैसे ही साइक्लोस्टोम आएगा आपको क्लिक करना चाहिए आगे से सर्कुलर माउथ, सर्कुलर माउथ ऐसे वैक्यूम की तरह फिशेस का ब्लड सक करने के लिए, यानी इनमें जॉज नहीं है, टीथ नहीं है, तो बात हो रही है एग्नैथा की, जिसमें आता है लेम्प्रे, पेट्रोमाइजन एंड मिक्सीन हैगफिश। ठीक है, तो ये कह रहा है ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स। यस, ना तो इनके पास जॉ होते हैं क्योंकि ये एग्नैथा है, और मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि अगर आप किसी भी साइक्लोस्टोम को देखोगे तो वो दिखने में आपको फिश की तरह दिखेगा, पर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि साइक्लोस्टोम फिशेज नहीं हैं, क्योंकि फिशेज में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड दोनों फिन्स होते हैं, जबकि साइक्लोस्टोम में सिर्फ अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते एंड स्केल्स भी नहीं होते, दे आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, यही बोला ना, इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते, उल्टा तो नहीं बोल दिया, व्हाटएवर। ठीक है, सिर्फ अनपेयर्ड फिन होते हैं, क्लियरली दिख रहा है, बस डॉर्सल सरफेस पर है, और पीछे एक टेल में कॉर्डल फिन है। ठीक है, सही स्टेटमेंट हमें मिल गया, वैसे फिर भी देख लेते हैं। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, गलत, क्योंकि यहाँ पर वैसे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है रेप्टाइल्स में, बट क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शन। आप ये मत समझना कि मैम इन्होंने 3 चैम्बर्ड लिख दिया, पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल नहीं लिखा। अगर पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल को भी देखोगे तो भी टोटल 3 चैम्बर्ड ही तो हुआ, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। एंड ऑल पाइसीज हैव गिल्स कवर्ड विद ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम कहते हैं बच्चों, गिल्स के ऊपर एक गिल कवर होता है। आपने कभी एक्वेरियम में फिशेस को देखा हो तो देखना वो ऑपरक्यूलम ऐसे खुलता बंद होता रहता है, जिससे गिल्स के थ्रू पानी अंदर बाहर होता है।
तो ऑपरक्यूलम गिल कवर को कहते हैं। और लास्ट सेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि ऑपरक्यूलम सिर्फ ऑस्टिकथीज में होता है, बोनी फिशेज में होता है, कार्टिलेजिनस में यानी शार्क्स हैं, रे फिशेज हैं, उनमें नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है, हमारा पर्पस है कि हम क्वेश्चन के थ्रू जितना हो सके रिवीजन कर लें, जो चीज़ें रह जाए वो एनसीईआरटी से देख लेंगे। वैसे मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि इस चैप्टर में सब कुछ मिक्स है तो सब कुछ कवर होता जा रहा है। नाउ विच इज़ नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। बहुत सारे फीचर्स आपने देखा बर्ड्स और मैमल्स में कॉमन है, बट वो कौन सी चीज़ है जो कॉमन नहीं है, नॉट शेयर्ड। ठीक है, विविपैरिटी, यहीं पर आंसर मिल गया, क्योंकि बर्ड्स ओविपेरस हैं, मैमल्स विविपैरस हैं। फिर भी और आंसर देख लो, वार्म ब्लडेड दोनों में है। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन यानी बोन्स, बिल्कुल बर्ड्स में बोन्स होती है ना, हॉलो बोन्स जिनको न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं आप। ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, मैंने तुम्हें बताया था कि जो परम में राम है, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, तीनों में हमेशा लंग्स होंगे। तीनों में से अगर कोई पानी में भी रह रहा है, जैसे क्रोकोडाइल पानी में रहता है, या मैमल्स में वेल, डॉल्फिन, सील पानी में रहती हैं, बट स्टिल इनके पास भी लंग्स होते हैं, गिल्स नहीं होते। तो लंग्स तो यस, इट इज़ अ कॉमन फीचर। तो वो कौन सा फीचर है जो कॉमन नहीं है, दैट इज विविपैरिटी। ठीक है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों को लैंग्वेज में भी कंफ्यूजन हो जाता है कि यार क्या चुनना है हमको, जो कॉमन है या जो नहीं है, हो जाता है कई बार कंफ्यूजन। ठीक है, उस केस में अगर आपके पास हिंदी वर्जन अवेलेबल है पेपर का, तो आप वहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं। कई बार हिंदी की लैंग्वेज से हमें समझ में आ जाता है, नहीं तो आराम से आप ऑप्शंस के थ्रू भी मैच कर सकते हैं कि यार ये तीनों तो अप्लाई हो रहे हैं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, जो अलग बचा वही आंसर है। ठीक, क्लियर। चलिए, हिंदी वाले में मैं तुम्हें बता दूं, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम अगर हम मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी चूज़ करते हैं, तो अगर हमें सिर्फ हिंदी का पेपर मिल गया तो हम क्या करेंगे। मैं कई बार बता चुकी हूँ बच्चों को, आप नीट की ऑफिशियल बुकलेट में भी पढ़ लेना बच्चों, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो यू विल गेट अ बायलिंगुअल पेपर। मतलब यूँ समझ लो कि ओनली रीजनल लैंग्वेज का या ओनली हिंदी का पेपर छपता ही नहीं है, या तो पेपर ओनली इंग्लिश में होता है, या फिर इंग्लिश प्लस सेकेंड लैंग्वेज जो भी है हिंदी, जिन जिन लैंग्वेज में 13 लैंग्वेजेस में नीट होता है उनमें होता है। ठीक है, अगर आप हिंदी चूज़ करेंगे तो जस्ट अश्योर कि आपको सिर्फ हिंदी वाला पेपर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं बनता। अगर हिंदी है तो साथ में इंग्लिश डेफिनेटली होगी। ठीक है, क्लियर। तो अगर किसी बच्चे को रहता है कि यार मुझे थोड़ा सा हिंदी वर्जन मिल जाए, तो आराम से आप मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी चूज़ करना, फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल। ऑलवेज होल्ड्स ट्रू यानी आपको एक ऐसा फीचर चूज करना है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शायद कुछ ऐसा डैश लगना भूल गया, ये फीचर है, ये उसके सामने उसका वो है। ठीक है, तो देखो, पजेज अ माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ। ये कह रहा है कि सारे कॉर्डेट्स में जॉ तो होगा ही। साइक्लोस्टोम एग्नाथा होते हैं, जॉ नहीं होता, गलत है। जो साइक्लोस्टोम्स हैं वो कॉर्डेटा में ही आते हैं ना, कोई बच्चा ये तो नहीं भूल गया। कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में 2 ग्रुप थे, एक तो साइक्लोस्टोमेटा यानी एग्नाथा और एग्नाथोस्टोमेटा। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। रेप्टिलिया में, अगेन क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शन। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा कॉन्ड्रिक्थीज में, बिल्कुल ठीक है, कॉन्ड्रिक्थीज का नाम ही है कार्टिलेजिनस फिशेज, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई भी बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता। लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, आपने ध्यान दिया है क्या? देखो, कॉन्ड्रिक्थीज में एक पॉइंट लिखा है बच्चों, कॉन्ड्रिक्थीज में एक पॉइंट लिखा है कि इनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन तो होता ही है, एक पॉइंट और था ना इनमें, कहाँ गया वो पॉइंट? हाँ, ये रहा ना, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि इनका जो नोटोकॉर्ड है वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, वो थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करता है। अगर इनमें बैकबोन जैसा कुछ बनेगा भी तो वो भी कार्टिलेजिनस होगा। यू नो ना, मैंने आपको लास्ट सेशन में क्लियर कर दिया था कि वैसे तो बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम हम सोचते हैं कि बोन का ही बना होगा, उसका तो नाम ही बैकबोन है, बट खुद एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैकबोन कार्टिलेजिनस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है। नो डाउट ज़्यादातर में बोनी होता है, लेकिन जो शुरू के 2 ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेटा में, ये जो शुरू के 2 ग्रुप्स हैं, एक तो एग्नाथा यानी साइक्लोस्टोम और एक कॉन्ड्रिक्थीज, इन दोनों में इट इज़ कार्टिलेजिनस। इन दोनों में कोई भी बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता बच्चों। बोनी स्केलेटन बनना ऑस्टिकथीज से शुरू हुआ है। ठीक है, देखो लिखा है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। बैकबोन और स्कल इनका है इनमें, लेकिन वो कार्टिलेजिनस है, बोनी नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पे ध्यान दोगे तो गलतियां नहीं होगी। इसका एक्सेप्शन सबको पता ही है, मैमल्स में ओविपेरस भी हैं, सो ऑप्शन 3 अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। प्लीज जब तक ऑफलाइन मोड में पेपर है हाईलाइट करने की आदत डालो, ठीक है। तो नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, कौन सा नहीं है आर्थ्रोपोडा का फीचर, ठीक है। पैरापोडिया कहाँ पढ़ा था, किसी को याद है क्या? पैरापोडिया हमने आर्थ्रोपोडा में नहीं पढ़ा। पैरापोडिया नेरीज में बने हुए हैं, देखो जरा, आर्थ्रोपोडा से पहले एनेलिडा आता है, एनेलिडा में नेरीज आता है। वैसे तो एनेलिडा मॉइस्ट सॉइल में, जैसे अर्थवॉर्म है मॉइस्ट सॉइल में लैंड पर रहने वाले एनिमल हैं, बट नेरीज एक एक्सेप्शन है बच्चों, क्योंकि एनेलिडा में नेरीज एक्वेटिक है। सबसे पहली बात तो नेरीज को ना सैंडवॉर्म कहते हैं, ये नेरीज का फोटोग्राफ है, नेरीज को सैंडवॉर्म कहते हैं क्योंकि ये पानी में या पानी के पास जो गीली मिट्टी होती है सैंड, उसी में बिल बनाकर रहते हैं, ठीक है। पानी में भी आ जाते हैं, सैंड में भी चले जाते हैं। तो नेरीज ना हर तरह से एक्सेप्शन है इस फाइलम का, मैंने तुम्हें पढ़ाते वक्त बताया है। एक तो नेरीज एक्वेटिक है, वरना जनरली ये जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। दूसरा अर्थवॉर्म, अभी हमने इसको तुम कैसे याद करोगे, इस पूरे फाइलम को मैंने अर्थवॉर्म से याद करवाया था तुमको, जो जो फीचर्स अर्थवॉर्म में होते हैं वो इसमें डाल दो, ठीक है। अर्थवॉर्म का फोटो नहीं है, तुम चाहो तो एक अर्थवॉर्म बना सकते हो यहाँ पर, ये अर्थवॉर्म। 3 एनिमल इसके याद रखने ही रखने हैं एनेलिडा के तुम्हें, एक तो नेरीज, एक लीच हिरुडिनेरिया, काफ़ी क्वेश्चन आता है इस पर भी, और एक अर्थवॉर्म, ठीक है। तो अब अर्थवॉर्म में ना हम जनरली पढ़ते हैं कि अर्थवॉर्म जो है वो बाइसेक्सुअल है, पढ़ते हैं। अर्थवॉर्म में हम पढ़ते हैं कि बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ टेरेस्ट्रियल तो बता ही दिया मैंने तुम लोगों को, एक फीचर और था ना, हाँ अभी बताया, लार्वा एब्सेंट है। लार्वा एब्सेंट का मतलब कौन सा डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। बाइसेक्सुअल है ये, लैंड पर रहता है गीली मिट्टी में, और लार्वा एब्सेंट है यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट है। लेकिन ये सारे फीचर्स बच्चों नेरीज में अलग हैं। नेरीज में टेरेस्ट्रियल की जगह नेरीज एक्वेटिक है, पानी में रहता है, और इसी वजह से पानी में स्विमिंग कर सके। तो आप देख रहे हैं इसके लेटरल सरफेस पर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, दीज आर कॉल्ड पैरापोडिया, यहाँ पर लिखा भी है आपकी बुक में, ये रहा। एक्वेटिक एनालिड्स में जैसे कि नेरीज पजेस लेटरल अपेंडेजेस, दैट इज पैरापोडिया, जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। अब पैरापोडिया को आर्थ्रोपोडा में मत कर देना, क्योंकि पोडा मतलब लेग्स, तो आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स होती हैं, बट दिस इज पैरापोडिया, ठीक है। ये जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। दिखने में भी नेरीज कई बार हमें आर्थ्रोपोड जैसा दिखता है, बट दिस इज एनेलिडा, पूरी बॉडी पर रिंग्स हैं इसकी, एन्यूलस यानी रिंग्स। अब वैसे ये बाइसेक्सुअल होते हैं, बट नेरीज आपको पता है यूनिसेक्सुअल है। नेरीज में मेल एंड फीमेल अलग अलग हैं, शायद दे भी रखा है ये रहा। नेरीज इज डायोशियस, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, ठीक है। वैसे ये क्या करते हैं, लार्वा नहीं बनाते, लेकिन नेरीज में लार्वा भी बनता है, लार्वा प्रेजेंट होता है, यानी इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, दिया नहीं है मैंने, बता दिया है आपको। सो आपको ये इस तरह से ध्यान रखना है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। क्लियर, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। क्लियर। लीच पे ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं पूछते, लीच पर पूछते हैं तो एक तो आप इसको क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो लीच की सेक्सुअलिटी याद रखना, लीच के ज़्यादातर फीचर्स इससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। ये भी बाइसेक्सुअल है, इसमें भी लार्वा नहीं बनता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें। एंड लीच में जो मेजर क्वेश्चन आता है वो इस चीज़ पर आता है बच्चों की, लीच के सलाइवा में हिरुडिन नाम का एक एंटी कोएगुलेंट होता है। को पता है ना, लीच जोंक चिपक जाती है ना, ब्लड चूसती है हमारा, सैंग्विवोरस है, ब्लड सकिंग लीच। जैसे साइक्लोस्टोम्स फिशेस का ब्लड चूसते हैं, लीच ह्यूमंस का ब्लड चूसती हैं, ठीक है, कैटल्स का, ह्यूमंस का। तो लीच इज अ ब्लड सकिंग एनिमल। जो भी ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं उनको बच्चों सैंग्विवोरस कहते हैं, सैंग्विवोरस। तो जब ये हमारा खून चूसेगी तो खून के चूसने के लिए मतलब पर्स करेगी अंदर, निकालेगी तो एयर ब्लड एयर के कांटेक्ट में आते ही क्लॉट हो जाना चाहिए, तो वो ना हो उसके लिए वो यहाँ लगातार हिरुडिन सिक्रीट करती रहती है, जिससे हमारा ब्लड क्लॉट ना हो और ये मज़े से चूसती रहे खून को, ठीक है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सो विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, हमें हमारा आंसर मिल गया है। बाकी सबको पता है, जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं, काइटिनस स्केलेटन होता है, और मेटामेरिज्म याद है, प्रीवियस सेशन में बताया था। मेटामेरिज्म मतलब ट्रू सेगमेंटेशन। 3 फाइलम आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है। एक तो एनेलिडा, एनेलिडा में भी देखा पूरी बॉडी सेगमेंटेड है। दूसरा आर्थ्रोपोडा, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन जो आप बनाते हैं। और थर्ड है हम कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में भी कुछ स्ट्रक्चर्स में मेटामेरिज्म मिलेगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, internal cavities
लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी दुनिया से क्वेश्चन आया है ना, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फाइलम। ये इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि 2015 का क्वेश्चन आ गया, 2014 और 15 है ना, पीएमटी के नाम से एग्जाम हुआ था, तो तब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको देखें जरा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तुम ये कह रहा है कि बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, इसका मतलब ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इनकी बॉडी में सेल्यूलर लेवल है, सेल्स इंडिविजुअली पूरी बॉडी में एक मेशवर्क बना रही हैं। तुम्हें आंसर मिल गया होगा पॉरीफेरा, बट और कंफर्म कर लेते हैं। इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, अभी अभी बताया था कि स्पॉन्जेस में अंदर की तरफ इस तरह से फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, और इंटरनल कैविटी से इनका मतलब स्पॉन्जोसील से है। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लोअर एनिमल्स में तो सब में लार्वा बनता है, सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, सो आंसर हो जाएगा पॉरीफेरा। देखो प्रोटोजोआ भी पहले बहुत पहले एनिमल किंगडम में पढ़ा जाता था, बट यू नो प्रोटोजोन्स को तो प्रोटिस्टा में रख दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन में दिया भी है ना। सीलेंट्रेटा, मॉलस्का, इनमें कहीं भी हमने और कुछ नहीं भी समझ पा रहे हो तुम तो फ्लैजिलेटेड सेल्स तो नहीं पढ़ी हैं, वो तो हमने सिर्फ इसी में पढ़ी हैं, कॉलर सेल्स या कोआनोसाइट्स, ठीक है, कर लेंगे इस तरह से। वैसे डोंट वरी, तुमसे इतना घुमा फिरा के नहीं पूछते, बट ठीक है, फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि टफ क्वेश्चंस मत करके जाओ, है ना, तुम तो हर तरह के क्वेश्चन करके जाओ, बी प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, बट बस घबराओ मत कि यार टफ पेपर आ गया तो क्या करेंगे, जो होगा सबके लिए होगा, रिलेटिवली होगा, ऐसा नहीं होगा एक बच्चे को कुछ दे दिया और दूसरे को कुछ दे दिया, ठीक है। बढ़े आगे। मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, मेटाजेनेसिस को अगेन मेटामेरिज्म के साथ मिक्स नहीं करोगे, ये सेम क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है, 2015 में भी पूछा था और प्रीवियस हमने देखा था जो भी 2020 के बाद पूछा होगा, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, ठीक है, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी। ये रहा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल फॉर्म, ए सेक्शुअल फॉर्म है पॉलिप एंड सेक्शुअल फॉर्म है मेड्यूसा। जो सीलेंट्रेट्स हैं उनमें से कुछ सीलेंट्रेट्स में पॉलिप एंड मेड्यूसा ऑल्टरनेटिवली लाइफ साइकिल में आती हैं, इसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जॉलेस फिश। देखो जॉलेस फिश का मतलब बात हो रही है एग्नाथा की, क्योंकि फिश की तरह दिखते हैं ना ये, यानी बात हो रही है साइक्लोस्टोम्स की जिनमें सर्कुलर माउथ होता है, विच ले एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज एमोसीड लार्वा, लार्वा का नाम भी दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया बट यहाँ क्वेश्चन में दिया है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, तुम पहचान रहे होंगे बच्चों, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि साइक्लोस्टोम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है, मैंने तुम्हें अच्छे से डिटेल में समझाया था कि साइक्लोस्टोम में जो दो एग्जाम्पल हैं पेट्रोमाइजिन और मिक्सिन, इसमें से जो पेट्रोल है, पेट्रोमाइजॉन है, ये क्या करता है, ये रहता तो क्योंकि ये मरीन है, जो भी आप शुरू के कॉर्डेट्स पढ़ते हो ना प्रोटोकॉर्डेट्स में, यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा, वो दोनों भी मरीन है, एक्सक्लूसिवली मरीन है वो दोनों तो, और ये भी साइक्लोस्टोम्स भी देखो यहाँ पर लिखा है, लिखा नहीं क्या इन्होंने, ये भी मरीन है, ध्यान रखना, उससे तुम्हें कोरिलेट करना ईजी रहेगा, ठीक है, ये भी मरीन है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, हाँ ये ना साइक्लोस्टोम्स आर मरीन, तो ये मरीन है यानी समुद्री पानी में रहते हैं, बट पेट्रोमाइजॉन में एक स्पेशल फीचर है कि ये क्या करता है, जब इसे स्पॉनिंग करनी होती है, स्पॉनिंग का मीनिंग पता है, एग लेइंग को स्पॉनिंग बोलते हैं, जब इसको एग लेइंग करनी होती है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मेल एंड फीमेल दोनों अपने गैमीट्स उनको रिलीज करने होते हैं, तो दोनों मीठे पानी में आ जाते हैं, दे माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर, ठीक है। अब जो भी नेचर ने इनमें ऐसा बनाया है कि अगर इन्होंने अपने गैमीट्स को खारे पानी में दे दिया तो वो मर जाएंगे गैमीट्स, तो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुर्बानी देते हैं कि वैसे तो ये मरीन वाटर के लिए अडेप्टेड हैं, बट जब स्पॉनिंग का टाइम आता है तो इनके मेल एंड फीमेल दोनों कहाँ आ जाते हैं, फ्रेश वाटर में आ जाते हैं, वहीं पर ये स्पॉनिंग करते हैं, फिर इनके एग से लार्वा बनता है, लार्वा से वो एडल्ट बनता है, ये सारा डेवलपमेंट फ्रेश वाटर में होता है इनका, और जैसे ही वो एडल्ट बनता है नाउ इट माइग्रेटेड बैक टू द मरीन, कौन, वो जो नया एडल्ट है, इनका क्या होता है पता है, इनमें जिनके मम्मी पापा हैं ये मर जाते हैं, यानी ये दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ये जो है लिखा है आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, they can't survive in fresh water but they have to live in fresh water for spawning। अब आप कहेंगे कि मैम स्पॉनिंग करके फटाफट भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होता, माइग्रेशन में बहुत टाइम लगता है, गैमीट्स को रिलीज करने के बाद ये उनको थोड़े टाइम तक प्रोटेक्ट भी करते हैं और उस दौरान उनकी जान चली जाती है, ठीक है, बट इसी से उनकी नेक्स्ट जनरेशन बनती है। और फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी ध्यान रखना है आपको कि लार्वा नहीं जाता, लार्वा से पहले एडल्ट फ्रेश वाटर में ही बनेगा, देन एडल्ट माइग्रेटेड टू द ओशियंस,
ठीक है। फिर वहाँ पे वो अपना लाइफ साइकिल करता है, फिर जब उसका स्पॉनिंग का टाइम आता है वो भी फिर से फ्रेश वाटर में आ जाता है। तो इस तरह पेट्रोमाइजन में ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। मिक्सिन नहीं, मिक्सिन में नहीं होता, ऐसा सिर्फ पेट्रोमाइजन में होता है। तो यही चीज़, तो पेट्रोमाइजन के लार्वा का नाम भी तुम्हें पता चल गया, चाहो तो लिख लो ओमोसीट लार्वा, मुझे नहीं लगता दोबारा पूछेंगे, बट ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पेट्रोमाइजन। देखो मिक्सिन भी दिया है, पेट्रोमाइजन भी दिया है, तो मिक्सिन में नहीं है ये प्रोसेस, पेट्रोल में है, पेट्रोमाइजन में है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमंस डज शो विविपैरिटी। अच्छा हाँ बच्चों, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखो 2015 में पूछा गया था। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को देखकर तुम मत घबरा जाना और एनसीईआरटी को छोड़कर कोई और बुक पढ़ने मत बैठ जाना। मैं बार बार तुम्हें ये बात कह रही हूँ कि 2014 और 15 में नीट के नाम से नहीं हुआ था, पेपर AIPMT के नाम से हुआ था, जैसे पहले होता था 2013 से पहले, और उसमें वो पैटर्न फॉलो हुआ था। जब आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें पूछी जाती थी, हम लोगों को पता ही नहीं होता था कहाँ से क्या पूछ लेंगे, सब कुछ पढ़ना होता था हमें। तो यू आर वेरी लकी, इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, जो प्रिसाइज सिलेबस है उसी से तैयारी करके जाओ, ठीक है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी था बच्चों। इसमें पूछा गया है कि एक एंडोपैरासाइट यानी ह्यूमंस का पैथोजन है, और वो है ना विविपैरिटी भी शो करता है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, इसका आंसर ये है ट्रिकिनेला स्पाइरेलिस, है ना। ये एनेलिडा में आता है, या तो एनेलिडा या एस्के हेलमिंथीस, दोनों में से किसी एक में आता है बच्चों, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। और ये पैथोजन है, ये ह्यूमंस में डिजीज करता है, बट वैसे तो शुरू के फाइलम में कहीं विविपैरिटी है ही नहीं, वो तो सब तो ओविपेरस हैं, चाहे आप एस्कैरिस को देख लो, किसी को भी देख लो, बट ये एक्सेप्शनली विविपैरिटी शो करता है, ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, ठीक है। बस यहीं पढ़ के और यहीं भूल जाओ इस चीज़ को, आगे नहीं लेके जाना इसको अपने साथ। नेक्स्ट, विच रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। इस तरह के क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा अलर्टनेस रखनी है तुमको, विदाउट एनी एक्सेप्शन चूज करना है, जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो। देखो भाई, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉज एब्सेंट, इंटेग्यूमेंट विदाउट स्केल्स एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। यहीं पे मिल गई गलती। ये सारे फीचर्स तो तुम पढ़ के समझ रहे होंगे, साइक्लोस्टोम की बात हो रही है, बट हमने कहा था इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते, अनपेयर्ड होते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। बॉडी कवर्ड विद फेदर्स, यस। स्किन मॉइस्ट होती है, बर्ड्स की स्किन मॉइस्ट होगी तो भारी नहीं हो जाएगी क्या। बर्ड्स की स्किन में ग्लैंड्स नहीं होती बच्चों, हमने पढ़ा था। बर्ड्स की स्किन लाइट वेटेड रहनी चाहिए, सिर्फ उनकी टेल के पास पीछे की तरफ एक ऑयल ग्लैंड होती है जिसको प्रीन ग्लैंड कहते हैं, जो थोड़ा थोड़ा ऑयल सिक्रीट करती है जिससे उड़ते वक्त फ्रिक्शन से बच सके। अदरवाइज बर्ड्स की स्किन कभी भी मॉइस्ट नहीं होती बल्कि ड्राई होती है, तो ये वैसे ही गलत हो गया, मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर दिया है, सो दिस इज रॉन्ग वन, ठीक है। नेक्स्ट, मैमल्स के लिए दिया है मेमरी ग्लैंड्स, बिल्कुल ठीक है। हेयर ऑन बॉडी, पिन्ना, 2 पेयर ऑफ लिम्स, पढ़ के तुम्हें लग रहा होगा मैम सब कुछ सही है, हेयर भी होते हैं बॉडी पे, पिन्ना भी होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स भी होते हैं, बट क्या इससे प्रीवियस सेशन में ही मैंने तुम्हें बताया था कि हेयर एंड पिन्ना के एक्सेप्शंस भी हैं बच्चों। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बट ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम चाहो तो लिख लो जहाँ पर मैमल्स दिया है तुम्हें कि मैमल्स में हेयर एंड पिन्ना होते हैं, मैमल्स के अलावा हेयर एंड पिन्ना किसी में भी नहीं होते। पिन्ना भी फर्स्ट टाइम मैमल्स में ही डेवलप हुए थे और हेयर भी मैमल्स में ही हुए थे, लेकिन इनके एक्सेप्शंस हैं बच्चों, इनके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ये जो पिन्ना है, पिन्ना मैमल्स में होते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें पिन्ना नहीं होते, आपको एक्सेप्शंस के नाम नहीं देखने। और हेयर वाला तो मैं तुम्हें एक्सेप्शन बता देती हूँ, ये लिख रहा, हेयर का एक्सोस्केलेटन कहाँ लिख रहा है इसमें, हेयर का एक्सोस्केलेटन, वेयर इट इज, एक्सटर्नल ईयर, मैमल इज हियर है ना, मैमल इज यूनिक इन पजेसिंग हेयर। तो हमें लगेगा यार मैमल में तो हेयर सब में होते हैं, बट नहीं, यहीं पे लिख लो आप, इसका एक्सेप्शन है एक्वेटिक मैमल्स। जनरली आप कोई भी एक्वेटिक मैमल को देख लो, वेल को देख लो, सील देख लो, कभी उनकी बॉडी पर आपने हेयरी एक्सोस्केलेटन देखा है, नहीं ना। तो एक्वेटिक मैमल्स में हेयर नहीं होते, यानी हेयर मैमल्स का एक यूनिक फीचर है, बट सारे मैमल्स में हो ये ज़रूरी नहीं है। सेम वही कहानी पिन्ना की है कि पिन्ना मैमल्स के अलावा और किसी में भी नहीं होते, लेकिन मैमल्स में सब में हो ये ज़रूरी नहीं है, इसके भी एक्सेप्शंस हैं। मुझे याद नहीं आ रहे नाम, तो आप देख लेना, गूगल कर लेना, चाहो तो लिख लेना। नहीं मतलब सब में, मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें पिन्ना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही विविपैरिटी भी मैमल्स का एक्सक्लूसिव फीचर है, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें विविपैरिटी नहीं है। तीनों फीचर्स के एक्सेप्शंस हैं, जस्ट रिमेंबर, विविपैरिटी के भी एक्सेप्शंस हैं। तो वो कौन सा फीचर है मैमल्स का जिसका एक्सेप्शन ही नहीं है,
वो फीचर है मेमोरी ग्लैंड्स। हर वो एनिमल जिसको आपको मेमिलिया में रखना है उसमें मेमोरी ग्लैंड्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे मैमल्स में है, चाहे वो मैमल ओविपेरस है तो भी, बट ये तीनों के एक्सेप्शंस हैं, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, क्लियर। तो इस ऑप्शन को तो मैं चूज़ नहीं कर सकती ना, क्योंकि इसमें हेयर एंड पिन्ना भी दिया है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन ही बचता है वैसे हमारे पास, फिर भी देख लेते हैं। अगर हम कॉन्ड्रिक्थीज यानी कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें तो यू नो शार्क्स में हम हमेशा मुंह नीचे की तरफ वेंट्रल बनाते हैं, जबकि बोनी फिशेज में, आप बचपन में ऐसे ड्राइंग बनाते थे तो बोनी फिशेज में मुंह सामने टर्मिनल बनाते हैं, ठीक है। तो वेंट्रल माउथ कॉन्ड्रिक्थीज में होता है, टर्मिनल माउथ बोनी फिशेज यानी एक्वेरियम में रहने वाली ऑस्ट्रिक्थीज में होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि एयर ब्लैडर ऑपरक्यूलम हमारे में भी नहीं होता तो कार्टिलेजन में भी एब्सेंट कर देना। तो ये कह रहे हैं कि गिल्स विदाउट ऑपरक्यूलम, सही है। स्किन विद प्लैकॉइड स्केल्स, यस, शार्क्स पर ऐसे बैकवर्डली डायरेक्टेड स्केल्स होते हैं जिनको प्लैकॉइड स्केल्स बोलते हैं, जबकि इनमें साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं, ऐसे टिनॉइड या साइक्लॉइड स्केल्स, ठीक। यहाँ ऑपरक्यूलम गिल्स पर नहीं होता, यहाँ गिल्स पे गिल्स कवर होता है, ठीक है। परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, अभी अभी देखा था कि हमने ये लाइन कि कॉन्ड्रिक्थीज में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करता है, जो कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। तो येस वी गॉट आवर ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 4। बट ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसने अच्छे से एनिमल किंगडम को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा हो, बल्कि तरीके से समझ के लॉजिकली एक्सेप्शन वगैरह सब कुछ पढ़ के गया हो, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। यस 2014 में 15 में इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच एनिमल इज नॉट विवीपैरस, विच एनिमल इज नॉट विवीपैरस, यानी हमको जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना बच्चों आप साइड में लिख लिया करो, यानी हमें ओविपेरस एनिमल चूज करना है, नॉट विवीपैरस यानी ओविपेरस चूज करना है। तो लोग प्लैटिपस मिल गया तुम्हें आंसर, फिर भी देख लेना बाई चांस यहाँ इकिडना होता, यहाँ बोथ 1 और 2 होता है ना। तो प्लैटिपस, वेल, बैट, एलिफेंट तीनों में तो विवीपैरिटी है ही, चारों मैमल्स हैं बट ये तीनों विवीपैरस है, ये ओविपेरस है। प्लैटिपस का साइंटिफिक नेम मत भूल जाना, हो सकता है प्लैटिपस तुमने रट लिया बट ऑर्निथोरिंकस नहीं पढ़ के गए, तो ऑर्निथोरिंकस इसका साइंटिफिक नेम है और यही पूछ लिया 2025 में, फिर तुम बोलोगे मैम 2025, सब सोच रहे हैं ना कि यार 2025 का पेपर थोड़ा टफ भी आ सकता है, अब कोविड वाला टाइम नहीं रहा तो। बट टफ का मतलब वो ये नहीं करेंगे कि तुमसे कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे, वो एनसीईआरटी से ही पूछेंगे, पर हो सकता है कोई ऐसी चीज़ पूछ लें जो अब तक ना पूछी गई हो सकता है उसका साइंटिफिक नेम पूछ लें, थोड़ा घुमा के पूछ लें, बस इतना ही तुम्हारे लिए उस पेपर का लेवल मॉडरेट किया जाएगा अगर करेंगे तो, ठीक है। तो डरना नहीं है, जितना टाइम डरने में और इधर उधर की चीज़ें खोजने में लगाते हो उतना टाइम एनसीईआरटी को तरीके से पढ़ने में लगा लो, तुम्हारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड। हाँ, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया बच्चों, ये थोड़ा इवोल्यूशन से रिलेटेड भी है कि है ना। आप देखो, अगर आप एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन देखोगे तो आर्थ्रोपोडा से पहले, यानी अगर हम एनेलिडा तक की बात करें, अर्थवर्म तक की बात करें, तो ज़्यादातर एनिमल्स या तो पानी में रह रहे हैं, एक्वेटिक है, या अगर अर्थवर्म वगैरह लैंड पे रह भी रहे हैं तो मॉइस्ट एरिया में रह रहे हैं, मॉइस्ट सॉइल, सैंड, है ना, क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत है अपने आसपास, ठीक है। तो अगर हम एग्जैक्टली देखें कि लैंड पर सक्सेसफुली रहने वाला पहला फाइलम कौन सा है, तो वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में भी क्रस्टेशियंस पानी में रहते हैं, बट इंसेक्ट्स आपको पता है कुछ वाटर के इंसेक्ट्स हैं और कुछ लैंड पर रहने वाले इंसेक्ट्स जो अपना पूरा लाइफ लैंड पे बिताते हैं। तो ये बोल रहा है कि विच कैरेक्टरिस्टिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड। तो इंसेक्ट्स लैंड पर तो रहने के लिए अडेप्टेड हैं ही, प्लस इंसेक्ट्स में इतना डाइवर्सिफिकेशन क्यों है, ऐसी क्या चीज़ है इंसेक्ट्स के पास इनमें से जिसकी वजह से वो लैंड के लिए अडेप्ट भी हो सके, और लैंड पर इतने तरह की डाइवर्सिटी, यू नो कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम और उसमें भी इंसेक्ट सबसे ज़्यादा हैं, तो वो क्यों इतना डाइवर्सिफाई हो सके लैंड पर? बिकॉज एक्सोस्केलेटन, आइज, सेगमेंटेशन या बायलैटरल सिमेट्री। भाई बायलैटरल सिमेट्री तो औरों में भी होती है, आइज भी बहुत सारों में है, सेगमेंटेशन में भी, एनेलिडा में भी है, तो वो कौन सी चीज़ है जो आर्थ्रोपोडा के पास बिल्कुल स्पेशलाइज थी और उससे पहले किसी भी फाइलम के पास नहीं थी? वो है एक्सोस्केलेटन। आप देखो पॉरीफेरा में कोई स्पीक्यूल्स होते हैं सिर्फ बॉडी पे, सीलेंट्रेटा में हम क्या बोलते हैं, कोरल्स के पास कहीं कहीं कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है, सबके पास नहीं है। टीनोफोरा में अगेन कोई शेल नहीं है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में नहीं है, एस्केहेल्मिन्थीज में नहीं है, और एनालिडा तक भी कोई शेल नहीं है, क्यूटिकल होती है बट कोई शेल नहीं होता। आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन
शेल का मतलब मेरा मतलब है एक्सोस्केलेटन से, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन बना, काइटिन का बना, और उसकी वजह से वो लैंड पे रहने के लिए केपेबल भी हुए और बहुत ही डाइवर्सिफाइड भी हुए, ठीक है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन 1। डन। PYQs को भी अगर तुम तरीके से कर लो ना तो तुम्हारी बहुत सारी नॉलेज रिफाइन हो जाएगी। सेलेक्ट द टेक्सॉन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज। हाँ, ये भी याद रखना बच्चों, वो कौन कौन से फाइलम हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन हैं, वो कौन कौन से फाइलम हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन हैं, उसमें आप कौन कौन से एग्जाम्पल्स याद रखते हैं। तो एक्सक्लूसिवली मरीन में एक तो टीनोफोरा याद रखना है आपको, जो दो भाई भाई हैं सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, उसमें से सिलेंट्रेटा में तो हाइड्रा आता है, फ्रेश वाटर में रहता है। सो सिलेंट्रेटा तो नहीं, बट टीनोफोरा जो कॉम जेलीज हैं, टीनोफोरा है ना, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। फिर उसके बाद आप सीधा आ जाओ आगे इकाइनोडर्मेटा पे। इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश वाला जो फाइलम है, कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं रहता, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। इसके जस्ट बाद जो आप हेमीकॉर्डेटा पढ़ते हो ना बच्चों, वो भी एक्सक्लूसिवली मरीन है। और जो प्रोटोकॉर्डेट्स पढ़ते हो ना आप, प्रोटोकॉर्डेट्स, कॉर्डेटा में शुरू वाले दो प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरो एंड सिफेलो, ये दोनों भी एक्सक्लूसिवली मरीन है। यानी ये तो लाइन से हैं, इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमीकॉर्डेटा, उसके बाद प्रोटोकॉर्डेटा, तो ये और शुरू में टीनोफोरा, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। और हमेशा याद रखो जो एक्सक्लूसिवली मरीन है ना, उन सभी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। देखना आप, सब अपने अपने गैमीट्स को पानी में रिलीज करते हैं और बाहर ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। डन। इन सब में लार्वा भी प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। सो ये बोल रहा है इनमें से किस में दोनों तरह की स्पीशीज हैं। तो पहले मैं ये वाले हटा दूं, इकाइनोडर्म हटा दूं, टीनोफोरा हटा दूं, सेफेलोकॉर्डेटा हटा दूं, बचा क्या, निडेरिया, निडर, सिलेंट्रेटा, हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर एनिमल। सिलेंट्रेटा में भी मोस्टली मरीन है, ज़्यादातर समुद्री पानी में मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे कि हाइड्रा विच इज़ अ फ्रेश वाटर एनिमल, ठीक है। डन। इस तरह का क्वेश्चन तो आ सकता है, आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस तो, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेनेरिया पजल्स, हाई कैपेसिटी ऑफ, ये तो आई थिंक आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि प्लेनेरिया के पास बहुत अच्छी रीजनरेशन की कैपेसिटी है। अगर आप प्लेनेरिया के खूब सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दो तो हर टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। अ मरीन कार्टिलेजिनस फिश, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज और बोनी फिशेज हैं, उनमें से बोनी फिशेज तो मरीन भी हैं और फ्रेश वाटर में भी रहती हैं, और जो कार्टिलेजिनस फिशेज है ना वो मोस्टली मरीन है बच्चों। शार्क्स, रे, ये कभी नदियों में थोड़ा ना मिलते हैं, ये हमें हमेशा समुद्री पानी में मिलते हैं। बट बोनी फिशेज में जिनको हम एक्वेरियम में भी रखते हैं वो तो फ्रेश वाटर में रहती हैं, हमारे सामने की ही बात है, ठीक है। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बोनी फिशेज को एक्वेरियम से याद कराती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं होता कि बोनी फिशेज वो हैं बस जो एक्वेरियम में रहती हैं, बोनी फिशेज भी बहुत सारी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जो बोनी फिशेज हैं वो मरीन में भी रहती हैं और वो फ्रेश वाटर में भी रहती हैं, ठीक है। सो अ मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक रे टॉर्पेडो, टॉर्पेडो ये रहा, देखो इन्होंने टॉर्पेडो भी दिया, ट्राइगॉन भी दिया है, जी जिसमें आ रहा है वो स्टिंग रे है, ठीक है। टॉर्पेडो जो है वो इलेक्ट्रिक रे है। जो भी ट्रिक बनाओ बना लेना, बट भूलना नहीं है, गड़बड़ नहीं करनी है। स्कॉलियोडॉन डॉगफिश, ये भी कार्टिलेजिनस है, ठीक है। प्रिस्टिस सॉफिश, ये सब कार्टिलेजिनस फिशेज हैं चारों, ठीक है, बट आपको इलेक्ट्रिक रे चूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू देयर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई, यहाँ पे आपको सही फाइल या जो भी दिया है क्लास वगैरह चूज करनी है। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई या सेटसी फ्लाई बोल देते हैं, और सिल्वर फिश, ये सब इंसेक्ट्स हैं बच्चों। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सिल्वर फिश पता है वो बुक्स में आपने देखा, अगर कोई बुक बहुत सालों से किसी अलमीरा में रखी हो तो निकाल के देखना, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे इंसेक्ट जैसे सिल्वर की तरह चमकते हुए इंसेक्ट्स मिलेंगे आपको, वो सिल्वर फिश हैं, फॉल्स फिश हैं, फिश नहीं है, ठीक है। और सेटसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, इट इज़ द वेक्टर ऑफ ट्रिपैनोसोमा, जिससे कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है, ठीक है। तो ये सही आंसर हमें मिल गया, वैसे तो फिर भी बता देती हूँ बाकी में गलती क्या है। यहाँ तो मिल गई गलती, स्पाइनी एंटीटर अभी बताया था मैंने आपको, इकिडना को कहते हैं, वो मैमल में आता है, तो गलत। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश इंसेक्ट है तो गलत, बाकी कटल फिश भी मॉलस्क का है तो गलत, बस फ्लाइंग फिश आती है पाइसीज में। मैं इसलिए तुम्हें सारे एग्जाम्पल बता रही हूँ कि तुम्हारा रिवीजन हो जाए। फ्लाइंग फिश का साइंटिफिक नेम याद रखना, एक्सोसीटस, ये रहा एक्सोसीटस, उड़ने वाली मछली है, एक मछली ऐसी भी है जो उड़ती है, देखना गूगल पे इसका फोटो तुम, एक्सोसीटस, ठीक है।
ये हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, हॉर्स जैसी दिखती है ये मछली, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोपोटामस नहीं, हिप्पोपोटामस मैमल है, ठीक है। और फ्रेश वाटर में रोहू, कटला, इनको तो खाते ही हैं, रोहू, कटला, मगुर, ये तीनों एडिबल फिशेज़ हैं बच्चों। तुमसे पूछ लें जो मोस्ट कॉमनली खाई जाने वाली फिशेज़ हैं वो हैं रोहू, कटला एंड मगुर, क्लैरियास, याद रखिएगा। और एक्वेरियम में जो कॉमनली रहती हैं उनमें से एक तो बेटा है, दैट इज़ फाइटिंग फिश, लड़ाई करती रहती है बेटा की तरह, ठीक है। और एक टेरोफिलम एंजल फिश, ये बड़ी स्वीट सी फिश होती है, दैट इज़ टेरोफिलम। जो भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं यू हैव टू स्टडी। देखो दिया है ना, ये मरीन फिश हैं दोनों, एक्सोसीटस और हिप्पोकैम्पस, और बाकी फ्रेश वाटर और एक्वेरियम है। 3 पार्ट्स में आपको बोनी फिशेस के एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। और कार्टिलेजिनस में 4 ही एग्जाम्पल हैं, स्कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस, कार्कैरोडॉन, ट्राइगॉन। एक ऊपर थ्योरी में लिखा है तो रह ना जाए तो यहाँ भी लिख लो, टॉर्पेडो, दैट इज इलेक्ट्रिक रे। ये देखो शार्क का साइंटिफिक नेम, शार्क बहुत तरह की होती है, ग्रेट वाइट शार्क, कार्कैरोडॉन, डॉन की तरह, ठीक है। व्हाटएवर, जैसे भी तुम याद रख सको, बस याद रखना है। और यहाँ क्या गलती है, देखो सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये अब तुम्हें लगेगा मैम स्पाइडर स्कॉर्पियन इंसेक्ट्स ही तो हैं, आर्थ्रोपोडा में ही तो आते हैं, तो अब नहीं गलती होगी ना। अभी शुरू में बताया ना मैंने तुम्हें कि स्पाइडर और स्कॉर्पियन एरेक्निडा में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में तो आते हैं बट इंसेक्ट्स नहीं है। और सेंटीपीड और मिलीपीड का बच्चों क्लास ही अलग अलग होता है, वो तुम्हें नहीं पढ़नी होती है। ये सब आर्थ्रोपोडा है बट इनमें से कोई भी इंसेक्ट नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन 1 अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आता है, सेंटीपीड में 100 पैर होते हैं, मिलीपीड में 1000 पैर होते हैं, ठीक है, इसलिए इनके ये नाम पड़े। विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू द सेम फाइलम, आपको वो निकालना है जिस सबका फाइलम एक ही हो, ठीक है, निकालते हैं। देखो प्रॉन फाइलम, तो प्रॉन आर्थ्रोपोडा में आता है, स्कॉर्पियन भी आर्थ्रोपोडा में आता है, लॉकस्टा भी आर्थ्रोपोडा में आता है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही मैं। प्रॉन, इस तरह के एग्जाम्पल्स में यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट क्योंकि गड़बड़ हो जाती है। प्रॉन, क्रस्टेशियन, स्कॉर्पियन, बिच्छू एंड लॉकस्टा, यस, तीनों की क्लास अलग अलग है लेकिन तीनों का फाइलम सेम है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया है। फिर भी और देख लेते हैं। स्पॉन्ज, सी एनीमोन अलग हो गया, मलेरियल पैरासाइट तो प्लाज्मोडियम है, उसका तो किंगडम ही अलग हो गया, ठीक है। और अर्थवॉर्म, पिनवॉर्म और टेपवॉर्म, टेपवॉर्म फ्लैट है, अर्थवॉर्म एनेलिडा में आता है, ठीक है। पिनवॉर्म इसके साथ आता है, नहीं सब अलग अलग हैं। ये प्लेटी हेलमिन्थीज है, ये एस्के हेलमिन्थीज है और ये एनेलिडा है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच करना है आपको, करो मैच। लिम्यूलस किंग क्रैब, याद आया, लिम्यूलस किंग क्रैब आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का में मत डाल देना तुम, दिस इज आर्थ्रोपोडा। तो ये कह रहा है इसकी बॉडी इज कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये तो ठीक है बट ये इसको पाइसीज का मेंबर कह रहा है, तो गलत हो गया। अडामसिया, सी एनीमोन, शुरू में निडर, सिलेंट्रेटा में आया था, सो रेडियल सिमेट्री होगी, बिल्कुल ठीक है, बट पॉरीफेरा गलत है, स्पॉन्ज नहीं है, ये सिलेंट्रेट है। पेट्रोमाइजन अभी देखा था हमने, एक्टोपैरासाइट, बार बार कह रही हूँ कि पेट्रोमाइजन और मिक्सीन फिशेस का खून चूसती हैं, तो फिशेस के लिए ये एक्टोपैरासाइट हुई ना, एंड इट बिलोंग्स टू साइक्लोस्टोमेटा, बिल्कुल ठीक। इक्थायोफिस टेरेस्ट्रियल है क्या, रेप्टाइल में आता है क्या, इक्थायोफिस किसको याद है, इक्थायोफिस आपने एम्फीबियंस में पढ़ा है बच्चों, ये देखो एम्फीबियंस में एक बड़ा अलग टाइप का सा एग्जाम्पल होता है, दैट इज इक्थायोफिस, इसके पैर नहीं होते, ये लिम्बलेस होता है। इसका फोटोग्राफ मैंने तुम्हें शायद टारगेट 360 सीरीज में दिखाया था, ये दिखने में तुम्हें बिल्कुल स्नेक जैसा लगेगा, तो कई बार बच्चे इसको रेप्टाइल में याद रख जाते हैं, बट नहीं, इक्थायोफिस लिम्बलेस है, लंबा भी होता है, बिल्कुल सांप की तरह दिखता है, बट इसके जो फीचर्स हैं वो एम्फीबियंस की तरह हैं, जो भी कि ये लैंड पर रहता है, एग लेइंग पानी में करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन व्हाटएवर जो भी है, दैट्स व्हाई इट इज एम्फीबियन, ठीक है, बट ये लिम्बलेस एम्फीबियन है, डू रिमेंबर, ओके। सो ये इसको कह रहे हैं रेप्टाइल, तो ये भी गलत हो गया, सो सही आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है। क्लियर है, एक इसमें भी कंफ्यूजन होता है, ये सैलामेंडर को भी बच्चे थोड़ा लिजर्ड की तरह लग रही है ना, ये छिपकली की तरह, तो इसको भी रेप्टाइल समझ जाते हैं, नहीं, सैलामेंड्रा, दिस इज सैलामेंड्रा, सैलामेंडर भी एम्फीबियन है। ये 2 एम्फीबियन में एक्सेप्शन टाइप के से एग्जाम्पल हैं, यू हैव टू रिमेंबर सैलामेंडर एंड इक्थायोफिस, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं बच्चों, बस खत्म करते हैं फिर हम इस सेशन को, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या लेकर करेंगे, हम 2010 तक के क्वेश्चंस करते हैं ना, 2013 पे तो आ ही गए,
थोड़ा सा कैपेसिटी रखो अपनी, हो जाएगा। अभी तो है टाइम, थोड़ा सा तो है, इतना स्टैमिना तो है तुम लोगों में, इतना तो थोड़ा माइंड मेकअप करके आते हो कि 1.5 घंटे तक का सेशन तो झेल लोगे, ठीक है। सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, वैसे तो झेल लोगे वाली फीलिंग आनी नहीं चाहिए, हमें हमेशा ही लगना चाहिए हाँ यार कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया समझ में आ रहा है। बट आजकल के बच्चों का पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया इन चीज़ों में, वो रील्स और शॉर्ट्स चलाते हैं ना, तो कैपेसिटी उस अकॉर्डिंग कम होती जा रही है। इतना कहते हैं तुम्हें कि थोड़े टाइम रुक जाओ, पहले अपना थोड़ा करियर बना लो, सही जगह पहुंच जाओ, फिर जो मन है वो करना, ठीक है। तो प्लीज़ फोकस करो। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का मेंबर बताना है तुम्हें, देख लो अभी बताया मैंने तुम्हें, सिल्वर फिश, बिल्कुल छोटा सा किताबों में लगने वाला कीड़ा होता है, इसकी फ़ोटो देखना तुम्हें गूगल पे पहचान में आ जाएगा क्या है सिल्वर फिश। चलो बताओ, कटल फिश सीपिया मॉलस्का, फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस ट्रू फिश, और ये पफर फिश क्या है, ये कहीं एनसीईआरटी में दी नहीं है बट ये भी फिशेज में आती है। पफर फिश होती है ये कुछ ऐसे कुछ सांस लेती है, पता नहीं क्या करती है, तो यहाँ पे एकदम फूल कर मोटा सा हो जाता है, इसके पफ लाइक, सो पफर फिश है ये, ठीक है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन 2013 का ये क्वेश्चन है, क्या पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टिलिया, ठीक है भाई, रेप्टाइल्स का फीचर्स चुनने हैं तुमको। बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन विच इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, शुरू में गलत हो गया। एक तो रेप्टाइल्स की बॉडी जनरली ड्राई होती है, मॉइस्ट स्किन आप कहाँ पढ़ते हो बताओ, एम्फीबियंस में, क्योंकि वो सांस, फ्रॉग अपनी स्किन से सांस लेते हैं ना, पानी भी एब्जॉर्ब करते हैं स्किन से, तो उनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है। बाकी आप देखो फिशेस में भी स्केल्स हैं, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल में भी ड्राई स्किन है और स्केल्स हैं उस पर, बर्ड्स की भी ड्राई स्किन है, फिर सीधा मैमल्स की है मॉइस्ट स्किन, हमारे में मतलब मॉइस्ट स्किन इन द सेंस कि हमारे में स्वेट ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर स्किन है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है, हमारे पास भी केराटिन की कवरिंग है, मॉइस्ट नहीं कहेंगे, ग्लैंडुलर स्किन है हमारी भी, ठीक है। सो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट पूरा पढ़ू क्या, ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, एलिमेंट्री एंड क्लोइका, बाकी सही है बच्चों। रेप्टाइल्स में टिम्पैनम होता है, रेप्टाइल्स में क्लोइका भी होता है। क्लोइका यू नो ना, 3 चीज़ों की कॉमन ओपनिंग, एनस भी वहीं खुलेगा, मतलब एनस की जगह क्लोइका है, यूरिन भी क्लोइका से ही निकलेगा और गैमीट्स का जो भी एक्सचेंज होगा वो भी क्लोइका से होगा। तो 3 ट्रैक्स की कॉमन ओपनिंग को क्लोइका कहते हैं। कौन से 3 ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन तीनों की कॉमन ओपनिंग इज क्लोइका, भूलना नहीं है, ठीक है। जब हम वो पढ़ते हैं ना फ्रॉग, डिटेल में पढ़ते हैं अब तो आप लोग, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से क्लोइका के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्या है, रेप्टाइल्स के लिए फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं विद बोनी एंडो, यहीं पे पता चल गई गलती, क्यों भाई, रेप्टाइल्स आर अडेप्टेड फॉर लैंड, क्लियर, एयर ब्लैडर जैसा कुछ नहीं होता रेप्टाइल्स में। मरीन एनिमल्स हैं, अगेन गलत, कहाँ से मरीन एनिमल, लैंड पर रह रहे हैं आराम से। कार्टिलेजिनस भी गलत, बॉडी पे प्लेकॉइड स्केल्स कहाँ से आ गए, सब कॉन्ड्रिक्थीस के फीचर्स हैं, ठीक है। बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, एपिडर्मिस से निकलने वाले, स्क्यूट्स भी कहते हैं उनको। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, बिल्कुल ठीक है। रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं होते, बर्ड्स में भी नहीं होते, वो तो मैमल्स में होते हैं, बट सुन तो सकते हैं ना, क्योंकि जो कान का पर्दा है वहीं से साउंड वेव्स रिसीव होती हैं, अंदर मिडिल ईयर में जाती हैं, फिर इंटरनल ईयर में जाती हैं। तो मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर है बट एक्सटर्नल ईयर नहीं है, ना रेप्टाइल्स में है, ना बर्ड्स में है, ना ही एम्फीबियंस में था। तीनों में ही टिम्पैनम से ही मतलब ठीक है, बर्ड्स में टिम्पैनम के बाद एक एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होती है, छोटे छोटे तो गोले होते हैं, ध्यान से देखा हो तो आपने, पोर्स होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 4 डन। नेक्स्ट, विच एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्शुअल मीन, यस ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, टीनोफोरा में क्लियरली लिखा हुआ है बच्चों कि वैसे तो टीनोफोरा एक लोअर फाइलम है और लोअर एनिमल्स में हम बोलते हैं कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होता है, बट टीनोफोरा में क्लियरली लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली एंड ओनली बाय सेक्सुअल मीन, यानी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। एक फीचर अभी बताया था एक्सक्लूसिवली मरीन, एक फीचर और आ गया, एक प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, बायोल्यूमिनेसेंस होता है इनमें, और एक तो इनके नाम से ही पता है जो इनका कॉम जेलीज नाम है, क्योंकि इनकी पूरी एक तो दिखते ही ये जेली की तरह है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ऐसे मुलायम से होते हैं, ठीक है। और कोम इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी पर 8, ये जो आपको प्लेट्स दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब पे सीलिया लगे रहते हैं, इनके पास 8 सीलियरी प्लेट्स होती हैं एक्सटर्नली, कोम प्लेट्स भी बोल सकते हो इन्हें, सीलियरी प्लेट्स भी बोल सकते हो, इनको मत समझ लेना सीलियरी प्लेट, ये तो टेंटिकल्स हैं बच्चों, इनके पास टेंटिकल्स भी होते हैं, जैसे इससे पहले वाले फाइलम के पास है ना
सिलेंट्रेटा के पास, वैसे इनके पास भी टेंटिकल्स हैं, ठीक है, क्लियर है क्या? ये रहे देखो, ये इनके टेंटिकल्स हैं, ये उसमें ऊपर पॉलिप में ऊपर रहते हैं, मेड्यूसा में नीचे रहते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये कर लिया ना हमने, इसमें कुछ रहा तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच एनिमल इज करेक्टली मैच, ठीक है भाई, मैच द टाइप क्वेश्चन। मिलीपीड, मिलीपीड का नाम पहले बहुत आता था, अब नहीं आता, फिर भी तुम चाहोगे मैम प्रीवियस ईयर में इतना ज़्यादा आया है तो आप प्लीज़ जो आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स में आप 2 एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, एक सेंटीपीड जिसके 100 पैर होते हैं और एक मिलीपीड जिसके 1000 पैर होते हैं। जूलस, इसका साइंटिफिक नेम जूलस का शायद स्कॉलोपेंड्रा है, ठीक है, बट रहने दो, मत लिखो, बस ये याद रखो, ठीक है, ओके। सो ये कह रहा है कि मिलीपीड वेंट्रल नर्व कॉर्ड रखता है। अब क्योंकि नॉन कॉर्डेटा है तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड तो ठीक है, बट ये इसको एरेक्निडा में रख रहा है। देखो इसीलिए मैंने तुम्हें क्लासिफिकेशन बता दिया था आर्थ्रोपोडा का। एरेक्निडा में स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आते हैं, ये नहीं आता, इसकी तो तीनों से ही अलग क्लास है। मिलीपीड और सेंटीपीड दोनों की अलग अलग क्लास है बच्चों, 6 क्लास होती है ना, तो उनमें से मिलीपीड की अलग क्लास है, सेंटीपीड की अलग है, आपको क्लास के नाम नहीं पढ़ने, बट जस्ट रिमेंबर कि ना तो ये क्रस्टेशियन में आता है, ना इंसेक्टा में आता है, ना एरेक्निडा में आता है, ठीक है। नेक्स्ट सी एनीमोन, अभी अभी देखा, डैम्सिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से होगा? ये तो निडेरिया है तो डिप्लोब्लास्टिक है, तो ये तो सही है बट ये गलत है ना, ये सही है इसके लिए बट ये गलत है। देन सिल्वर फिश बार बार आ रहा है, यानी पहले पिछले सालों में फ्रिक्वेंटली आया, हो सकता है रिपीट हो जाए। सिल्वर फिश भी आप ऐड कर सकते हैं, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स में ही ऐड कर लें सिल्वर फिश को तो आप, ठीक है। सो सिल्वर फिश के लिए ये कह रहे हैं कि इसके पास फिन्स हैं। कोई बच्चा सोचेगा ये ट्रू फिश होगी तो फिन्स कर देगा, तो गलत, कॉर्डेटा भी गलत, दोनों गलत है इसके लिए। डकबिल्ड प्लैटिपस, अभी हमने पढ़ा ना प्लैटिपस एंड इकिडना, तो प्लैटिपस का मुंह ना आगे से डक की तरह होता है, मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया था 360 सीरीज में। सो डक बिल्ड प्लैटिपस कहते हैं इसलिए उसको, ठीक है। ये ओविपेरस है और ये एक मैमल है, बिल्कुल ठीक, यानी ऑप्शन 4। डन। चलिए नेक्स्ट क्या है? शार्क एंड डॉगफिश, याद आ रहा है, दोनों कार्टिलेजिनस हैं। दे डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रेज बिकॉज, स्केट्स एंड रेज भी कार्टिलेजिनस है, ये भी कार्टिलेजिनस है, बट ये कह रहा है कि दोनों डिफर क्यों करती है। ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ एनसीईआरटी चला गया, इतना डिटेल तो हमें दी नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है, 2013 में पूछा है तो देख लेते हैं। कह रहा है क्योंकि इनमें गिल स्लिट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड, ठीक है। मैं पहले एक बार सारे ऑप्शन पढ़ रही हूँ, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। हेड एंड ट्रंक आर वाइडेंड कंसिडरेबली, distinct demarcation between body and tail, and their pectoral fill distinctly marked off from cylindrical bodies, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में से तो ऐसा कुछ तुमने पढ़ा नहीं, बट अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसके लिए आप उठाकर इनको डिटेल में पढ़ने बैठ जाओ। मैं तुम्हें जस्ट आंसर बता देती हूँ, वो तुम टिक कर लो और वही बस इसका करेक्ट आंसर है, उससे ज़्यादा डिटेल में तुम्हें नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका ऑप्शन टिक कर लो बच्चों, ऑप्शन 4। वैसे हाँ देखो यहाँ पर आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने लिखा है ना सिलेंड्रिकल बॉडी। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें रे में पढ़ाया था, फोटोग्राफ्स दिखाए थे कि रे फिशेज ना कुछ इस तरह, जैसे काइट्स होती हैं थोड़ी इस तरह की होती हैं रे फिशेज, ठीक है। तो रे फिशेज में कभी भी सिलेंड्रिकल बॉडी नहीं होती है, स्केट्स एंड रेज दोनों में ही। जबकि यहाँ लिखा है कि sharks and dogfish differ from these fishes because their pectoral fins distinctly marked off from cylindrical body। अब हमें pectoral fin के बारे में तो नहीं पता, बट ये पता है कि cylindrical body इन दोनों में होती है, इसमें नहीं होती। तो यस, ऑप्शन 4 हो जाएगा। थोड़ी सी नॉलेज के बेसिस पर हम ऐसा कर सकते हैं, बट ठीक है, अगेन डोंट वरी, आपसे दोबारा इस तरह से आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? In which of the following the genus name, its 2 character and its phylum are not correctly matched? जल्दीबाजी में correctly match मत पढ़ लेना, not correctly matched, whereas the remaining 3 are correct। तो हमें correct नहीं निकालना, हमें incorrect निकालना है, ठीक है। पायला, पायला कहाँ पढ़ा है हमने? एप्पल, स्नेल, मॉलस्का में, तो मॉलस्का तो ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी कहाँ से कर दी? ये तो गलत हो गया, यहीं पे हमें हमारा आंसर मिल गया, इनकरेक्ट मैच मिल गया। पाइला में, किसी भी मॉलस्का में आपको ध्यान है ना, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, पढ़ा था ना हमने। मॉलस्का आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स और इनकी बॉडी कभी भी सेगमेंटेड नहीं होती है बच्चों, दे हैव अनसेगमेंटेड बॉडी। बट उसको समझने के लिए हम उसको हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प में डिवाइड करते हैं। वो समझने के लिए मैंने तुम्हें एक अलग से स्कीमेटिक डायग्राम दिखा के मॉलस्का को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करवा रखा है, ठीक है, क्लियर। मेंटल याद रहेगा ना मॉलस्का में, वाई मॉलस्का आर सॉफ्ट बॉडीड, क्योंकि इनके
स्किन पर एक स्किन का ही फोल्ड समझ लो, एक स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है जिसको कहते हैं मेंटल, MANTLE, दैट्स वाई दे आर सॉफ्ट बॉडीड। और अपने प्रोटेक्शन के लिए इसी मेंटल की लेयर से बाहर की तरफ क्या सिक्रीट होता है, CaCO3 का शेल, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल, ठीक है, दैट यू नो। ये रहा कैल्केरियस शेल। तो शेल अलग है, मेंटल अलग है, मेंटल इन्हें सॉफ्ट बनाता है और मेंटल से ही शेल का सिक्रीशन होता है। क्लियर। फिर भी हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एस्टेरियास यानी स्टारफिश, भूल मत जाना, स्टारफिश सबको याद रहता है, एस्टेरियास कई बार भूल जाते हैं। कहीं भी एस्टर वर्ड आता है बायो में तो वो जनरली रेज या स्टार शेप चीज़ों के लिए होता है ना, ऐसे हम एस्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सेल डिवीजन में, तो आपको ध्यान रखना है एस्टर वर्ड स्टार से रिलेटेड है, ठीक है। तो यस, स्पाइनी स्किन्ड होते हैं, वाटर वैस्कुलर इकाइनोडर्मेटा है। साइकॉन यानी स्पॉन्ज, पोर बियरिंग है, कैनाल सिस्टम है, पॉरीफेरा से बिलोंग करता है कैनाल सिस्टम, जिसमें ऑस्टिया फिर स्पॉन्जोसील फिर ऑस्क्यूलम से पानी बाहर निकलता है। एंड पेरीप्लेनेटा, कोई भूल तो नहीं गया, कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है। सो जॉइंटेड अपेंडेज भी मिलेंगे, काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी मिलेगा, एंड यस इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। सो फर्स्ट इज द इनकरेक्ट मैच, ठीक है। नेक्स्ट इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which pair of animals are similar to each other pertaining to the feature state against them? ठीक है, हमें फीचर के अकॉर्डिंग चूज करना है। फर्स्ट में कहा है टेरोपस एंड ऑर्निथोरिंकस आर विविपेरस। तो हमें पता है ऑर्निथोरिंकस अभी देखा था हमने, प्लैटिपस वो ओविपेरस है। टेरोपस किसका साइंटिफिक नेम है, देख लो मैमल्स में जाकर। टेरोपस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, मुझे भी याद नहीं आ रहा है टू सी, जहाँ तक मुझे याद है फ्लाइंग फॉक्स का नाम है टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, देख लेते हैं एक बार। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, हाँ राइट है ना, याद है मैम को, तो चलो अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है याददाश्त। सो टेरोपस इज द फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है फ्लाइंग फॉक्स का। इट इज अ मैमल, डू रिमेंबर, बिल्कुल बैट जैसा दिखता है, लार्ज बैट ही है ये एक तरह का। ये रहा देखो टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स इज द लार्ज बैट, क्लियर। देन गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल, दोनों रेप्टाइल है ना, पर दोनों में 3 चैम्बर्ड हार्ट है क्या, नहीं भाई, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। देन एस्कैरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा, दोनों किससे बिलोंग करते हैं, एस्के हेल्मिन्थीज से बिलोंग करते हैं। एस्के हेल्मिन्थीज में मेटामेरिज्म मत कर देना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, हम इन दोनों को कई बार एनेलिडा में सोच जाते हैं, बट एस्कैरिस, एस्के हेल्मिन्थीज, एनेलिडा में अर्थवॉर्म, लीच जिनकी एन्यूलस यानी रिंग्स, उनमें मेटामेरिज्म होता है, इनमें नहीं होता, ठीक है। हमें करेक्ट बताना है ना, तो ये तीनों तो गलत ही हैं। नाउ सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स भी देखा था अभी हमने, हिप्पोकैम्पस, और फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस, दोनों वैसे तो दोनों बोनी फिश हैं, और सारी फिशेस चाहे बोनी हो चाहे कॉन्ड्रिक्थीज हो कोल्ड ब्लडेड में आती हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डन। परम में से PAR, तीनों कोल्ड ब्लडेड हैं, और लास्ट के बर्ड्स और मैमल जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं वो वार्म ब्लडेड है, यानी होम्योथर्मिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई 2012 का, विच एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट, ठीक है, नो सिंगल एक्सेप्शन, इस तरह की लाइन आ जाए तो जस्ट बी एक्स्ट्रा अलर्ट, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा फीचर चूज करना है तुम्हें। ऑल रेप्टाइल्स पजल स्केल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, लो मिल गया यहीं पर एक्सेप्शन, क्रोकोडाइल में तो क्रोकोडाइल तो इज द एक्सेप्शन। ऑल बोनी फिशेज की बात हो रही है, हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड एन ऑपरक्यूलम ऑन ईच साइड। ऑपरक्यूलम तो हमने पढ़ा है, मान लो तुम्हें नहीं याद कि गिल्स का नंबर क्या था, वैसे तो एनसीईआरटी में दिया है, देखो जहाँ तक मुझे याद है, आप एनसीईआरटी में एक बार फिशेज पे जाओ, फिशेज में ऑस्ट्रिक्थीज में दिया है ये रहा कि इनमें 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं विच आर कवर्ड विद ऑपरक्यूलम, जिसे गिल कवर कहते हैं। और कॉन्ड्रिक्थीज में भी दिया है शायद गिल्स का नंबर, तो बच्चों कॉन्ड्रिक्थीज में दिया है क्या, देखना गिल्स का नंबर, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरक्यूलम, नहीं वहाँ नंबर नहीं दिया, तो यहाँ तो दिया है 4 पेयर ऑफ गिल्स। ऐसे साइक्लोस्टोम में भी दिया था, ध्यान हो तो तुम्हें, जॉलेस फिशेज में 6 to 15 पेयर, ध्यान रखना इनको जॉलेस फिशेज बोलते हैं, यही लिख लेना, बिल्कुल फिशेज की तरह दिखते हैं, ट्रू फिश नहीं है बट जॉलेस फिशेज बोलते हैं इनको, ठीक है। तो मान लो तुम्हें नहीं भी याद नंबर और तुमने इस पे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया, अगला ऑप्शन देखो, ऑल स्पॉन्जेस आर मरीन, यहीं पर एक्सेप्शन हो गया, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, ठीक है, तो मोस्टली मरीन है बट सारे मरीन नहीं है, ठीक है। कॉलर्ड सेल्स तो सब में है, फ्लैजिलेटेड सेल सब में है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, मिल गया, इसका भी एक्सेप्शन है वी नो। तो विदाउट एक्सेप्शन हमें नहीं भी पता तो वी आर कन्फर्म कि ये तीनों तो नहीं हो सकते, सो सेकेंड वुड बी करेक्ट ऑप्शन,
ठीक है, आ सकता है ना हमारे दिमाग में कि यार हमें क्या पता किसी कोई ऐसी बोनी फिश हो जिसके पास 4 पेयर गिल्स की जगह कुछ और हो, ऑपरक्यूलम बाई चांस उसमें नहीं हो, बट बाकी तीनों के लिए हम कंफर्म हैं, तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप आराम से ऑप्शन 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये एलिमिनेशन टेक्निक बड़ा काम देती है, आदत होनी चाहिए तुम्हें बस चारों ऑप्शंस पढ़ने की। What will you look to identify the sex of the following? ठीक है, हमें करेक्ट बताना है हम कैसे जेंडर डिटरमिन करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है। अभी कह रहा है फीमेल एस्कैरिस में शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड होता है। अगर तुम्हें याद हो तो हम एस्कैरिस में पढ़ते हैं कि मेल और फीमेल में मेल की टेल कर्व है, फीमेल की तो स्ट्रेट है बच्चों। उसमें भी मैंने तुम्हें बताया था कि कई सारे बच्चे एनसीईआरटी के डायग्राम से कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये तो सबको पता है ना कि एस्कैरिस जैसे हमारे में मेल्स की हाइट ज़्यादा होती है लेकिन एस्कैरिस में फीमेल लंबी होती है, तो फीमेल्स लॉन्गर होती है। एक तो ये फीचर होता है इनका, एक फीचर होता है, अब इसमें आप सोचते हैं कि यार ये कर्व टेल है, नहीं ये टेल नहीं है, ये तो उसकी हाइट लंबी है तो लंबा बनाने की जगह उसको मोड़ दिया। टेल इज दिस एंड, जो लास्ट पोस्टीरियर एंड है वो यहाँ पर आप देख रहे हो कर्व्ड है, जबकि यहाँ पर ये एंड स्ट्रेट है। तो आप फीमेल में इसको देख के कर्व टेल मत कर देना, फीमेल में स्ट्रेट टेल होती है, जो टेल है वो लास्ट में स्ट्रेट है, स्पेलिंग सही कर लेना, स्ट्रेट है, कर्व नहीं है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और एस्कैरिस में मेल में एक पिनाइल सीटा होता है जो कि फीमेल में नहीं होता, वो दिया नहीं है तो तुमसे पूछेंगे भी नहीं। ठीक, तो ये कह रहा है फीमेल में शार्पली कर्व्ड टेल होती है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है मेल फ्रॉग। फ्रॉग हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, देखो 2011 में भी फ्रॉग से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, मेल फ्रॉग में कॉप्युलेटरी पैड होता है, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉग में मैंने तुम्हें बताया था कि जो अंगूठा होता है आगे के पैरों का उसमें स्वेलिंग मतलब वो थोड़ा फूला होता है, उसको कॉप्युलेटरी पैड कहते हैं। ऑन द फर्स्ट डिजिट भी ठीक है, बट अगर आपने जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। इन्होंने लिखा है हाइंड लिम्ब में होता है, नेवर, फोर लिम्ब में, आगे वाले पैरों में होता है कॉप्युलेटरी पैड, न्यूक्टियल पैड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर ये कह रहे हैं फीमेल कॉकरोच में एनल सर्काई होता है। बहुत अच्छे से कॉकरोच में कई बार पढ़ा चुकी हूँ, रटा भी चुकी हूँ कि मेल कॉकरोच स्टाइल मारता है, यानी वो एनल स्टाइल है जो मेल कॉकरोच में है, फीमेल में नहीं है। लेकिन जो एनल सर्काई है बच्चों, सर्काई, सी फॉर सेंसरी याद रख लो, सी फॉर सर्काई, वैसे एस फॉर सेंसरी होता है, बट जस्ट ट्रिक के लिए सर्काई एक सेंसरी स्ट्रक्चर है जो मेल एंड फीमेल दोनों कॉकरोचेस में होता है, तो ये भी गलत हो गया। बचा मेल शार्क, यस, ये पॉइंट आपने एनसीईआरटी में देखा है क्या? मैंने तुम्हें बताया था, एनसीईआरटी में लिख रहा है कि जो शार्क फिशेज हैं बच्चों, उनमें से जो मेल्स हैं उनके पेल्विक फिन के पास एक कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं क्लैस्पर। ये रहा, छोटी सी लाइन है बट हमने इंपॉर्टेंट में टिक कर रखी है। इन मेल्स पेल्विक फिन जो होता है ना, पेल्विक सरफेस पर जो फिन होता है, उन फिन्स पर एक कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर होता है जिससे वो फीमेल शार्क को होल्ड करते हैं, क्योंकि शार्क्स आर विविपैरस। ठीक है, सो दैट इज क्लैस्पर, उस स्ट्रक्चर का नाम है क्लैस्पर। तो यहाँ बिल्कुल ठीक लिखा है कि मेल शार्क में क्लैस्पर होता है पेल्विक फिन पर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डन। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चंस में ढंग से पढ़ लेना, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए उल्टा भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते फीमेल कॉकरोच एनल स्टाइल, तो एनल स्टाइल एक ही में होती है बट फीमेल में नहीं होती, मेल में होती है। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। फिर से आ गया ये, है ना, इसका मतलब 2011, 12, 13, 14 में लगातार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, हो सकता है वापस आ जाए, अभी भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, सो रेप्टाइल्स में ये कह रहा है 3 चैम्बर्ड हार्ट, एक ही चीज़ लगभग बार बार घुमा फिरा के पूछी जा रही है ना, इसका एक्सेप्शन है तो ये तो हटा दो। कॉर्डेटा में कह रहे हैं कि माउथ होता है विद अपर एंड लोअर जॉ, ये तो अभी किया था ना हमने क्वेश्चन, अपर एंड लोअर जॉ हर कॉर्डेटा में हो, ज़रूरी नहीं है, एग्नेथा विदाउट जॉ होते हैं। कॉन्ड्रिक थीज में ये कह रहा है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। ये बच्चों सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी किया था हमने, यही क्वेश्चन दोबारा आ गया या फिर ये 2011 में है ये, और ऐसा क्वेश्चन अभी तो करा था हमने जस्ट एग्जैक्टली लैंग्वेज सेम के साथ तो क्वेश्चन नहीं आ सकता जहाँ तक मुझे लगता है, क्या पता आया हो तो बच्चों, बट अभी तो किया था हमने ये क्वेश्चन। चलो व्हाटएवर, जो भी है, आपको मिल गया ना आपका आंसर, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द जीनस नेम एंड इट्स 2 कैरेक्टर एंड फाइलम इज करेक्टली मैच्ड, इज करेक्टली मैच्ड। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं,
नहीं नहीं ठीक है, सही है। देखो क्या पूछा है, एस्कैरिस, वैसे तुम इसको यहीं से कर दो, एस्कैरिस एनेलिडा में नहीं आता, एस्केहेलमिन्थीज में आता है, ठीक है। ना ही इसकी बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड बॉडी एनेलिडा में है, मेटामेरिज्म एस्कैरिस में नहीं है, ठीक है। सेलामेंड्रा, सेलामेंड्रा जो भी हमने डायग्राम देखा था लिजर्ड जैसा दिख रहा था बट है एम्फीबियन, तो ये तो ठीक है। इसमें कह रहा है टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है और फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल कह रहा है यहाँ पे। अब मान लो हमने तो नहीं पढ़ा, वैसे तो हमने पढ़ा है कि एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, बट स्टिल मान लो तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन मार्क लगा दो, आगे पढ़ लो। टेरोपस, टेरोपस अभी हमने देखा था फ्लाइंग फॉक्स का नेम है और फ्लाइंग फॉक्स मैमल में आती है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है स्किन पजेस हेयर, हमें पता है यार इसके कुछ एक्सेप्शन है बट हमें नहीं पता फ्लाइंग फॉक्स में हेयर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो दूसरा फीचर पढ़ लो। ओविपेरस कह रहा है फ्लाइंग फॉक्स को, तो ये तो गलत है, हमें पता है मैमल्स में एक्सेप्शन कौन से हैं, तो इस ऑप्शन को हटा दो। ऑरिलिया दैट इज जेलीफिश, भूल तो नहीं गए सबसे शुरू में, सिलेंट्रेटा निडर, निडेरिया, इसमें निडोब्लास्ट होती है, बिल्कुल ठीक है, बट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आ गया, तो ये भी गलत है। सिलेंट्रेटा ठीक था बट ये गलत है, तो ये भी हटा दो। तो हमें अपने आप हमारा आंसर मिल गया कि जो करेक्ट मैच है वो ऑप्शन 2 में है, यानी टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते भी हैं तो उसी ऑप्शन के बारे में मत सोचते रहो और वहीं अटक जाओ, एक बार वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के आगे बढ़ जाओ, जहाँ पे भी तुम्हें लगता है नहीं आ रहा क्वेश्चन मार्क लगाओ, आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं तुम्हें हिंट मिलती जाएगी और तुम्हें अपने आप सही ऑप्शन मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिल रहा, सब मान लो 2-3 में अटक गए तुम, तो फिर उस क्वेश्चन को ही गोला लगा के आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना। फर्स्ट रीडिंग में आपको पूरा पेपर एक बार में सॉल्व करते जाना है, टिक करते जाना है, किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है। पता लगा उस क्वेश्चन में वेस्ट किए तुमने 5 मिनट और लास्ट में तुम्हारे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ही रह गए और घर पे जाके पता चला चारों आते थे, तो वो 5 मिनट वेस्ट हो गए क्योंकि इसका आंसर तो मिला नहीं तुम्हें, मिल भी गया तो सिर्फ 4 नंबर मिले और वो चारों कर देते तो 5 × 4 मतलब 4 × 4 16 मार्क्स मिल जाते तुम्हें। तो यहाँ पर नीट के एग्जाम में टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, आपको बिल्कुल बिना रुके बिना अटके पूरे आपके पास 90 और 90 180 क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ के सॉल्व करते जाना है, ठीक है, क्लियर। देन बस इसके 5 क्वेश्चन और बचे हैं आई थिंक, देन विल एंड दिस सेशन। विच स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड while the other 3 are correct, तो हमें रॉन्ग वाला चूज करना है, ठीक है, किससे रिलेटेड, नोटोकॉर्ड के रेफरेंस में। इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एसिडियन, एसिडियन याद आ रहा है आपको, यूरोकॉर्डेटा सेड है, सेल्पा एसिडिया, तो एसिडिया यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है बच्चों, है ना। सो ये कह रहा है कि नोटोकॉर्ड यूरोकॉर्डेट की सिर्फ लार्वल टेल में होता है, तो दिस इज द करेक्ट वन, ये तो करेक्ट है। इट इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, ये कह रहा है कि एडल्ट फ्रॉग में ये वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, मतलब कह रहा है कि जो फ्रॉग का लार्वा है टेडपोल, उसमें नोटोकॉर्ड होता है और वो बाद में बैकबोन में बदल जाता है। तो हमने ऐसा पढ़ा तो है कि यार जो लार्वा है और जब वो एडल्ट में बदलता है तो नोटोकॉर्ड बैकबोन में बदल जाता है। फिर भी मान लो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या लिख रहा है तो यू कैन पुट अ क्वेश्चन मार्क, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इट इज़ एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये कह रहा है कि ह्यूमन्स की लाइफ में कभी नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है। लो यहीं पे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया, ह्यूमन्स के भी एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड ही होता है, बिना नोटोकॉर्ड के कॉर्डेटा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो ये हमें आंसर मिल गया। एंड इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस इज सेफेलोकॉर्डेटा, यस सेफेलोकॉर्डेटा में हमने पढ़ा है कि नोटोकॉर्ड परजेस थ्रू आउट द लाइफ, तो ये तो ठीक है। तो बाकी सारे सही हैं, गलत आंसर ये है, यानी हमारा करेक्ट आंसर ये है, मतलब गलत स्टेटमेंट है सो सही आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला, अच्छा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आया है, कब आया भाई 2011 में, वैसे इस चैप्टर से डायग्राम बेस्ड आता नहीं है ज़्यादा बट ठीक है 2011 में आया हुआ है, क्या पता रिपीट हो जाए। तो ये तो आपको दिख रहा होगा टेपवर्म है, टीनिया, डायग्राम शायद थोड़े से क्लियर नहीं दिख रहे तो मैं लिख देती हूँ, ये जेलीफिश है ऑरिलिया, है ना, सिलेंट्रेटा में आती है, ये सब पहचाने गए होंगे, ऑक्टोपस है, सिफेलोपोडा सिर पे पैर यानी मॉलस्का, एंड ये है स्कॉर्पियन बिच्छू, ठीक है भाई। क्या करना है हमें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2 ऑफ दीज एनिमल, ठीक है, हैं सब अलग अलग फाइलम के बट हमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ के निकालना है, ठीक है भाई। ए एंड डी, टीनिया एंड स्कॉर्पियन रेस्पायर थ्रू बॉडी वॉल, बिल्कुल गलत। मान लो इसका तो ठीक है, फ्लैटवॉर्म्स तो स्किन के थ्रू डिफ्यूजन करते हैं, बट स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा है, बॉडी पर एक्सोस्केलेटन है, इनमें तो बुक लंग्स होते हैं ना, अरेक्निडा में बुक लंग्स होते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। बी एंड सी,
बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री, जेलीफिश में तो होती है बट ऑक्टोपस में नहीं होती, तो ये भी गलत है, बायलैटरल है भाई, ये तो मॉलस्का है। ए एंड बी हैव नीडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, नीडोब्लास्ट जैसा कुछ भी टीनिया में हमने नहीं पढ़ा। यस, नीडोब्लास्ट निडर यानी जेलीफिश यानी निडेरिया यानी सीलेंट्रेटा में होती है। सी एंड डी ऑक्टोपस एंड स्कॉर्पियन, ये मॉलस्का है, ये आर्थ्रोपोडा है, कह रहा है दोनों के पास ट्रू सीलोम है। यस, फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ोगे ना बच्चों, तुमसे होंगे एनिमल किंगडम के क्वेश्चन, आराम से होंगे, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है तुम्हें। ठीक है, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड, समझ गए होंगे तुम, दैट सर्व एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल ओपनिंग पढ़ते ही सीधा ऑस्क्यूलम स्पॉन्ज मत कर देना, ये दो बातें कह रहा है कि सिंगल ओपनिंग है जिससे खाना अंदर भी लेंगे और जिससे वेस्ट फूड बाहर भी निकालेंगे, तो ऐसा हमने सीलेंट्रेटा में पढ़ा है, सीलेंट्रॉन होती है और उसकी ओपनिंग उसकी तरह एक्ट करती है, दोनों की तरह। तो सीलेंट्रेटा का तो एग्जाम्पल ही नहीं है बच्चों, ऑक्टोपस तो मॉलस्का है, एस्टेरियास स्टारफिश है ना। दोबारा पढ़ लें तो मुझे, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग, यानी एक तरह से हमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, मैं समझ गई इसमें क्या पूछा है तुमसे। अगर हमें सीलेंट्रेटा नहीं मिल रहा तो हमने ये भी तो पढ़ा है ना कि जिनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उनमें सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एज वेल एज एनस। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ तक था, प्लेटीहेल्मिन्थीस तक। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस का ऑप्शन दे रखा है ना हमें, ये रहा फैशियोला लिवर फ्लूक्स, सो ऑप्शन 4। एसिडिया, एसिडिया अभी पढ़ा था, देखो एसिडिया एस्टेरियास कितना मिलता जुलता है, एसिडिया यूरोकॉर्डेटा में आता है। ठीक है, हमारी बुक में फोटो भी तो है, कौन से यूरोकॉर्डेटा की फोटो है, इसी की तो है एसिडिया की, देखना ज़रा, ये रही, हाँ देखो एसिडिया, दिस इज यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा। ठीक है, आई थिंक मेरे साथ ये पूरा सेशन अटेंड करने के बाद तुम्हें पक्की हो गई होंगी चीज़ें अब, है ना, सीख गए होंगे तुम कैसे हमें कोरिलेट करना होता है विथ स्टेटमेंट अबाउट ऑल द 4 स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन। देखो चारों अलग अलग हैं पर हमें चारों के लिए कॉमन चीज़ चूज़ करनी है, मतलब अच्छा जो ऑप्शन पूछे हैं वो बताने हैं। स्पॉन्जिला पॉरीफेरा है, लिख लेती हूँ एक बार, लीच एनेलिडा है, डॉल्फिन मैमल है एंड पेंगुइन बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड। चलो देखते हैं, पेंगुइन इज होम्योथर्मिक, यस, वाइल द रिमेनिंग 3 आर पॉइकिलोथर्मिक, गलत, क्योंकि मैमल भी होम्योथर्मिक है। लीच इज अ फ्रेश वाटर, गलत, क्योंकि लीच मैंने आपको कहा जोक चिपक जाती है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हैज स्पेशल कॉलर्ड सेल्स कॉल्ड कोएनोसाइट्स, यस, विच आर नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग 3, इनमें से बाकी कोई भी स्पॉन्ज नहीं है, सो दिस इज द करेक्ट वन। ऑल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, गलत, क्योंकि स्पॉन्जेस जो हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना इजीली। देखो क्वेश्चन पढ़ते घबरा नहीं जाना, पहले ही अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया और ये कैसे होगा हमसे क्वेश्चन, तो आती हुई चीज़ें भूल जाओगे। जब भी कोई ऐसा लगे कि हाँ यार थोड़ा टफ लग रहा है या नहीं समझ में आ रहा, जस्ट हैव पेशेंस, बोलो ठीक है पर मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पूरा अच्छी तरह से, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना अभी आगे मेरे पास बहुत क्वेश्चन हैं जिनको हम सही कर सकते हैं। ठीक है, इसी एटीट्यूड से अगर तुम पेपर अटैम्प्ट करोगे बच्चों तो फ़ायदे में रहोगे, वरना घबरा गए ना तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तुमने मॉक टेस्ट में कई बार देखी होगी ये चीज़। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे बोल रहे होंगे मैम हम तो मॉक टेस्ट ही नहीं देते, तो तुम अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज़ टेस्ट दो, अब तो हर वीक टेस्ट दो, तुम 2 महीने बचे हैं, गलतियाँ देखो कहाँ कर रहे हो और उन पर वर्क करो। ठीक है, बजाय इसके कि सिलेबस पूरा करने में लगे हैं अभी भी, अब जितना हो गया, उस सिलेबस को स्ट्रॉन्ग बना लो पहले तुम। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर करेक्टली मैच। ठीक है, ह्यूमन्स में किडनीज होती हैं, सिबेशियस ग्लैंड एंड टीयर ग्लैंड होती हैं। हाँ होती तो है हमारे में, बट टीयर ग्लैंड हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन थोड़ी ना है। चलो क्वेश्चन मार्क में डाल दो। अर्थवॉर्म में फेरिंजियल, इंटेग्यूमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रीडिया, ये तुम्हें थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स लगेगा बच्चों, क्योंकि 2010 तक अर्थवॉर्म भी पढ़ाया जाता था और पूछा भी जाता था, तो ये तो आपको पता है ना, अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया होते हैं, पढ़ा है हमने, एनेलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रीडिया। तो अर्थवॉर्म जिसकी पूरी बॉडी सेगमेंटेड है उसमें 3 तरह के नेफ्रीडिया होते हैं, एक उनकी स्किन पर होते हैं इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, एक फेरिंग्स के आसपास होते हैं फेरेंजियल, और एक सेप्टा पर होते हैं दैट इज सेप्टल नेफ्रीडिया। ठीक है, तो उस नॉलेज के बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये सही है। देन कॉकरोच में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, एंटेरिक सीका नहीं हिपैटिक सीका होता है, तो ये गलत हो गया, और वैसे भी ये एक्सक्रीटरी नहीं है इसीलिए ये भी गलत है। फ्रॉग में किडनीज होती है, स्किन भी होती है, बट बक्कल एपिथीलियम से कभी भी फ्रॉग एक्सक्रीशन नहीं करते, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन नहीं करते। ठीक है, सो ऑप्शन 2। ठीक है,
देन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, पेंगुइन एक बर्ड है, तो ये कह रहा है दे आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश। व्हेल एक मैमल है, देखो पहले इस तरह के क्वेश्चन आते थे, है ना, और डॉगफिश एक ट्रू फिश है, पाइसीज है। तो ये कह रहा है कि क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश इन विच फीचर। देखते हैं भाई, कुछ सारे कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल है तो हो सकता है कुछ कॉर्डेटा का फीचर हो। दे पजेस अ सॉलिड सिंगल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, हम सब कॉर्डेट्स के पास पीछे यानी डॉर्सली एक सिंगल हॉलो, अरे हॉलो है, सॉरी सॉलिड कहाँ से आ गया, इसीलिए इस तरह की चीज़ों में हमेशा अपने दिमाग में रिवाइंड कर लो, सॉलिड नहीं होता हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा जो CNS है वो हॉलो है, उसमें CSF भरा हुआ है, गलत। देन ये कह रहा है दे ले एग्स, ये तो हटा ही दो, सब थोड़ी ना एग लेइंग करेंगे, मैमल भी है इसमें तो वेल भी है, तुम ये मत समझ लेना वेल एग लेइंग करती है, वेल मैमल है, फिश मत समझ लेना, ठीक है। दे पजेस बोनी स्केलेटन, रेप्टाइल फिशेज, डॉग फिश तो कार्टिलेजिनस फिश है तो बोनी स्केलेटन भी नहीं कर सकते। दे हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, यस, क्योंकि ये सारे कॉर्डेट्स हैं तो गिल स्लिट इनके लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पर डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे। सो ऑप्शन 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। इसके सारे PYQs कर लिए हमने, आई थिंक देखो एक बार फिर भी मैं आपको थॉरोली बता देती हूँ, कुछ रहा नहीं है, क्लासिफिकेशन हमने देख ही लिया था, ये सब रिवाइज कर लिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिन्थीज में फ्लेम सेल्स बता दी थी ना, हाँ इसमें एक लाइन है बच्चों, ये हो सकता है तुमसे पूछ लें कि प्लेटी हेलमिन्थीज की जो पैरासाइटिक फॉर्म्स होती हैं उनमें हुक्स एंड सकर्स भी होते हैं, है ना, इसमें टीनिया में, फ्लूक में, जिससे ये अपने होस्ट से नरिशमेंट सक करते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना ये पॉइंट, ठीक है। देन उसके बाद हो सकता है कुछ जगह पर आप पढ़ रहे हो तो आपको सभी एनिमल्स के लार्वल स्टेजेस के नाम भी याद कराए हों, क्योंकि पहले 2010 से पहले बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते थे, बट आपने लास्ट 15 साल के क्वेश्चन के कहीं पर भी लार्वल स्टेज पर कोई क्वेश्चन नहीं था, आपके सामने मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो अननेसेसरी अपनी एनर्जी लार्वल स्टेजेस के नाम याद करने में मत वेस्ट करो, ठीक है, क्लियर। मैं तो सिर्फ फैक्ट्स पे बात करती हूँ बच्चों, जो है तुम्हारे सामने है क्वेश्चंस कर लो, देख लो, तुम्हें दिख रहा है कि पूछा है तो ठीक है पढ़ लो, कोई चीज़ आउट ऑफ NCERT बार बार ही पूछी जा रही तो पढ़ लो, जब पूछ ही नहीं रहे तो क्यों पढ़नी है, ठीक है, सीधी बात है। एसके हेलमिन्थीज में मैंने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया, एसके हेलमिन्थीज में, हाँ ठीक है। एनालिडा हो गया हमारा, नेरीज से रिलेटेड पॉइंट्स बताने थे वो बता दिए मैंने तुम लोगों को, ठीक है। आर्थ्रोपोडा पूरा रिवाइज करा दिया, आर्थ्रोपोडा में इन पे भी क्वेश्चन आते हैं, इनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स कई सारे हैं बच्चों, गिल्स भी होते हैं इनमें, बुक गिल्स होते हैं, बुक की तरह दिखने वाले, बुक लंग्स होते हैं, या इंसेक्ट्स में यू ऑल नो, कॉकरोच में हमने अच्छे से पढ़ा है ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है। ये जब इंसेक्ट्स उड़ते हैं ना बच्चों तो उनको बैलेंसिंग में हेल्प करता है स्टेटोसिस्ट, ये इनका बैलेंसिंग ऑर्गन है, इस पर क्वेश्चन आया नहीं है बट आप याद रख सकते हैं, बाई चांस पूछ लें तुमसे, ठीक है। देन मॉलस्का हमने रिवाइज कर ही लिया, वैसे हम टेंटिकल्स शुरू में पढ़ते हैं बट देखो मॉलस्का में भी ना यहाँ पर स्नेल्स वगैरह में तुमने देखा हो मूवीज़ में तो इस तरह से स्ट्रक्चर लगे रहते हैं और उस पर आई होती है, तो ये इनके सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, ये इनके सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर इनमें है। ये आ गया रेड्यूला, बार बार आया इस पे क्वेश्चन। इकाइनोडर्मेटा हो गया, देन हेमिकॉर्डेटा भी बता दिया। हाँ, हेमिकॉर्डेटा में ये याद रखना तुम, इनकी बॉडी में 3 सेगमेंट्स होते हैं, सबसे आगे की तरफ प्रोबॉसिस होता है, इसी प्रोबॉसिस में एक प्रोबॉसिस ग्लैंड होती है जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, क्लियर। देन कॉलर, वैसे कॉलर ना ये होती है, पता नहीं एनसीईआरटी में इसको क्यों किया है, ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये कॉलर और ये पूरा ट्रंक है, ट्रंक इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है, क्लियर। देन 2 एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेटा के, नोन ही 2 एग्जाम्पल हैं और कोई पता ही नहीं है, बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस, वैसे कहीं आया नहीं अभी तक एग्जाम्पल्स में बट इंपॉर्टेंट में ही पढ़ाते हैं तो हो सकता है तुमसे पूछ लें। और ये रहा उनका स्टोमोकॉर्ड, शुरू में आया था ना एक क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में, देखो ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न हुआ था कि हेमिकॉर्डेट्स कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि इसको नोटोकॉर्ड मान लिया गया था बट बाद में पता चला नहीं, इट इज़ जस्ट अ प्रोजेक्शन, एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, कॉलर रीजन में होता है, स्टोमो यानी माउथ के आसपास प्रेजेंट, तो इसलिए इसका नाम रख दिया स्टोमोकॉर्ड। दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, नॉट अ नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं तुम्हें, ये सब बता दिया मैंने तुम्हें, क्लासिफिकेशन अच्छे से हमने प्रीवियस सेशन में बनाकर लर्न कर लिया था, साइक्लोस्टोम तो तुम्हें रट गया होगा, दोनों में डिफरेंस अच्छे से बताया, फिर भी कन्फ्यूज़न है तो मेरी एनसीईआरटी सीरीज़ से जाकर पढ़ लेना, वहाँ पे मैंने टेबल बना के इनमें डिफरेंस करवाए हैं। एम्फीबियंस हो गया,
रेप्टाइल्स हो गया, रेप्टाइल्स में स्केल्स को स्क्यूट्स भी कहते हैं, बहुत तीखे क्रोकोडाइल में होते हैं ना एकदम पैने स्केल्स, उनको स्क्यूट्स कहते हैं, ठीक है। ये रेप्टाइल्स अपनी स्किन को चेंज भी करते हैं, स्किन कास्ट को उतार देते हैं ना, स्नेक्स वगैरह में तुमने सुना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। मोल्टिंग, स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्किन, स्केल्स को उतार देते हैं, नए स्केल्स आ जाते हैं फिर। हाँ, बर्ड्स में बहुत सारे फ्लाइंग एडेप्टेशंस हैं, पढ़ा रखे हैं मैंने तुम्हें, फेदर्स होते हैं इनमें, है ना, टीथ नहीं होते, टीथ की जगह बीक, जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक और टीथ आर एब्सेंट बॉडी वेट कम करने के लिए। फोर लिम्स विंग्स में बदल गए, हाइंड लिम्स पे स्केल्स होते हैं, स्किन इज ड्राई आ गया देखो, विदाउट ग्लैंड्स, मॉइस्ट मत कर देना, सिर्फ ऑयल ग्लैंड होती हैं एट द बेस ऑफ टेल, और इन ऑयल ग्लैंड्स को प्रीन ग्लैंड कहते हैं, प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। बोनी स्केलेटन है, लेकिन बोन्स का वेट कम करने के लिए बोन्स में एयर कैविटीज़ हैं, सो न्यूमैटिक बोन हो गई। क्रॉप एंड गिजर्ड एडिशनल चैम्बर्स हैं, ठीक है, ये सब बता ही दिया मैंने तुम लोगों को। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स तो हैं ही, बट लंग्स के साथ साथ इनमें कुछ एडिशनल एयर सैक होते हैं, लंग्स के अंदर वाले नहीं, लंग्स के बाहर की तरफ भी एडिशनल एयर सैक होते हैं, इससे बॉडी भी हल्की होती है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प मिलती है। मैमल्स के बारे में तो तुम अच्छे से जानते ही हो, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर फ्रॉम माई साइड एंड नाउ इट्स योर टर्न। अब आपको दोबारा से अगेन लग जाना है अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ठीक है। कहीं भी अटकते हो, कोई भी चीज़ में मुश्किल है, कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लो मुझसे, आई विल रिप्लाई। और होपफुली अब तक तुमने फॉर्म फिलिंग कर दी होगी। अब तो कितनी डेट हो गई तुम्हारी, तो थोड़े से नहीं बचे हैं, 7 मार्च तक ही तो है, तो 10 दिन के लगभग तुम्हारे पास बचे हैं। बहुत ज़्यादा एंड का वेट भी मत करना, फिर से सर्वर बिजी हो जाएगा। अब तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इकट्ठे हो गए होंगे, फॉर्म फिलिंग कर दो, ठीक है। और आराम से बिना टेंशन लिए सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करो, रिजल्ट डेस्टिनी पर छोड़ दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू चैप्टर। डाइवर्सिटी खत्म हो गई है, अब हम एनसीईआरटी की सीरीज़ में ही चल रहे हैं। सो विल टेक द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सो पढ़ के आना, फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। गुड बाय।